ये टोबैको नाम का शाप है पूरे कंट्री। तो कोई भी फूड खाएंगे तो थोड़ा तो कैंसर का उसमें चीज रहती है कि जिससे कैंसर हो सकता है। ट्यूमर्स दिखते कैसे? डरावने दिखते हैं। 18 साल का लड़का था, उसको एक बड़ा ट्यूमर था चेस्ट में। कितना बड़ा था? करीबन 20 सेंटीमीटर का था, यानी फुटबॉल के। मैंने सब तरह के पेशेंट्स के ऑपरेशंस किए, पॉलिटिशियंस के किए, मिलियनियर्स के किए हैं, बहुत कम एथलीट्स के। एक युवराज सिंह छोड़ के आपको कितने क्रिकेटर्स कैंसर हुआ है मालूम है? और वही आप एक्टर्स के बारे में देखो अगर दोनों पेरेंट्स को है कैंसर तो चांसेस बहुत ज्यादा है। संबंध रखने के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो रहा है तो कहीं तो रॉन्ग है। और ये छाले बहुत लोगों में आते हैं जिनके अलग अलग सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, गाँवों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत रेयर है। गुस्सा, घमंड, दुख, ग्रजेस, इन सारी चीजों का भी रोल रहता है कैंसर। 100%। एटलीस्ट जितना मैंने कीमोथेरेपी के बारे में जाना है, मुझे डर लगता है उससे। कीमोथेरेपी का दवा देने के बाद 3rd साइकिल तक पेशेंट पूरा आधा मर जाता है। दोस्तों, आप ही सोचो कि एक सर्जन की लाइफ कितनी ज्यादा अलग होगी। आप ह्यूमन बॉडी को खोल रहे हो, उसके अंदर झांक के सर्जरी कर रहे हो। एक सर्जन का पर्सपेक्टिव मिला आज के पॉडकास्ट से, क्योंकि डॉक्टर शैलेश पुतांबेकर एक वर्ल्ड रिनाउंड कैंसर सर्जन है। दुनिया भर के डॉक्टर्स इनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। ये भारत के मेडिकल फील्ड की शान है। आज के पॉडकास्ट में हमने सर्जरी की बात करी है, पर कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड चीज़ों की बातें निकली है जो हर भारतीय को आज के ज़माने में तुरंत जाननी चाहिए। जिस तरह की लाइफ हम सब जी रहे हैं शहरों में, हमारे देश में, वी आर प्रोन टू कैंसर इन द लॉन्ग टर्म। अब आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या गलतियां कर रहे हो, कौन से गलत डिसीजंस ले रहे हो, आप उन गलतियों को और उन गलत डिसीजंस को भी जानोगे आज के कॉन्वर्सेशन के थ्रू। एक बहुत स्पेशल हेल्थ और मेडिकल सेंट्रिक कॉन्वर्सेशन है TRS की। एंजॉय कीजिए डॉक्टर शैलेश पुतांबेकर के साथ। डॉक्टर शैलेश पुतांबेकर, TRS में आपका स्वागत है। आप हमारे हिंदी पॉडकास्ट के पहले डॉक्टर हो मेरे ख्याल से, पहले सर्जन हो। धन्यवाद। अरे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बुलाने के लिए शुक्रिया, क्योंकि इस सर्जन के नाते से काफ़ी कुछ बताया जा सकता है। ये वर्ड से ही काफ़ी लोगों को डर लगता है, कहीं काटेगा तो नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप पूछिए जो पूछना है। ओके, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आने से। ओके। भारत को अब इंटरनेट मिल चुकी है। हाँ, लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं इंटरनेट पर। हाँ, मेरे ख्याल से मेरी हिंदी की ऑडियंस मेरी इंग्लिश के ऑडियंस से ज़्यादा तेज है। लोग भूखे हैं नॉलेज के लिए। तो उस हिसाब से मैं आपको हेल्थ के बारे में भी पूछूंगा, कैंसर के बारे में पूछूंगा, और सर्जरी, मेडिसिन, मेडिकल करियर्स के बारे में भी पूछूंगा आज। पर एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप कैसे हो सर? एकदम मजे में। ओके, ऑलवेज। ओके। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पर आकर? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है, क्योंकि इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे हम कभी गए नहीं। जो भी गए हमारी सिर्फ साइंटिफिक इसमें गए। Okay. तो ये पहला एक्सपीरियंस है, अच्छा ही होगा। Okay. काफ़ी आपके शोज देखे हुए हैं, तो आई एम एक्साइटेड। मेरे को बहुत तसल्ली है कि यहाँ आके आपके साथ बात कर रहा हूँ। सेम सर। जो हमारी एकदम देसी ऑडियंस है, भारत की ऑडियंस है, क्या आपको एज अ डॉक्टर आपके कितने सालों का एक्सपीरियंस है अब? अभी 30 साल प्रैक्टिस हो 30 गई। साल। मैं कैंसर सर्जन बनने के बाद 30 साल प्रैक्टिस हो गई है। Okay. मैं ये भी कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि सर एक वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है। मतलब दुनिया भर के लोग इनके ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं, इनके सर्जरीज को स्टडी करते हैं। तो पहले वो जानो इनकी बातें सुनने से पहले। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 30 सालों के बाद भारत के मेडिकल नॉलेज के बारे में आपको क्या पता चला है? कि जो लोग गाँव में बैठे हैं, भारत के जो छोटे शहरों में बैठे हैं, क्या उन्हें कैंसर के बारे में अच्छे से पता है? और अगर नहीं पता है तो क्या जानना चाहिए उन्हें कैंसर के बारे में? एक्चुअली अभी लास्ट 5 साल के बाद में मेरे को ये थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, क्योंकि मीडिया, यूट्यूब, टीवी, इसके वजह से काफ़ी लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी हो रही है। लेकिन जैसे भी जानकारी हो रही है, वो सही जानकारी कभी कभी नहीं हो रही है। कि सबको मालूम है कैंसर क्या है, लेकिन कैंसर ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको एक ही चीज़ लगता है, कैंसर हो गया बस दिन गिनने हैं, साल गिनने हैं, महीने गिनने हैं, बस बात खत्म। तो कैंसर ये शब्द मालूम हो गया, लेकिन उसके पीछे की भावना, उसके पीछे के आगे लगने वाली ट्रीटमेंट, वो किस
किसकी वजह से होता है, क्या किया तो नहीं होगा, इसके बारे में अभी भी काफ़ी जानकारी देना ज़रूरी है। और ये एक्चुअली इनके भाषा में, मीनिंग इनके स्तर पे जाके देना ज़रूरी है। शहर में रह के हम हमारी अंग्रेज़ी में बोलते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो शायद समझता नहीं आगे वाला आदमी। बट ये लेवल पे हम लोग भी जाके नहीं करते, तो थोड़ा गैप तो काफ़ी है कम्युनिकेशन का। ओके सर, मेरे ख्याल से जितना मैंने कैंसर के बारे में सीखा है, ये किसी को भी हो सकता है, कीपिंग मॉडर्न लाइफस्टाइल्स इन माइंड। हाँ। एक मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि जो खाना भी हम खाते हैं शहरों में, छोटे शहरों में भी आजकल जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, मतलब बड़े बड़े चेन्स जो बर्गर पिज्ज़ा बेचते हैं, उसमें भी जो प्रोसेस चीज़ें होती है, बहुत सारे, मतलब ये मैं एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, पर आपका खाना एकदम शुद्ध नहीं है आज के ज़माने में, तो लिटरली कैंसर हर किसी को हो सकता है। हाँ। और इसलिए इस सब्जेक्ट के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि कैंसर बहुत जल्दी डिटेक्ट भी हो सकता है, बराबर। पर अक्सर लोग खुद को डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि बराबर। पता भी नहीं होता कि यार कैंसर हो चुका है। तो ये समझाइए सर, मतलब जैसे जो लोग मेरे एज के, आई एम 30, 1993 बॉर्न, मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के जो ब्रोज के साथ मैं पला बड़ा हूँ, बहुत सारों के हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके सडनली आउट ऑफ द ब्लू। अभी हम लोग सब हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, फिटनेस हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, पर लोगों को कैंसर स्पेसिफिक क्या जानना चाहिए, इवन मेरे एज के लोगों को क्या जानना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, सबसे ज़्यादा चीज़ है, ज़्यादा खाने के बारे में बोलेंगे ना तो सबके मन में थोड़ा सा डर बैठता जाता है। और क्या हो गया कि हर एक आदमी को लगता है कि नया डाइट कुछ फॉलो करे, जी। इंटरनेट में भी काफ़ी डाइट है, तो कोई भी फूड खाएंगे तो थोड़ा तो कैंसर का उसमें चीज़ रहती है कि जिससे कैंसर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर फूड में या हर प्रोसेस फूड में कैंसर होने की संभावना है। कितने लोग खाते पीते हैं उससे होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लास्ट 10 सालों में ना स्ट्रेस काफ़ी लोगों का बढ़ गया है। मेरे बाजू वाला आदमी के पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास अभी भी नहीं है। इसके पास बहुत बड़ा एलजी का स्क्रीन का टीवी है, मेरे पास नहीं है। ये स्ट्रेस अर्बन एरिया में, अपने एरिया में सबसे ज़्यादा है। और जो चीज़ अपने को भगवान ने दिया है उसका काम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि लेडीज़ का क्या होता है कि महिलाओं को काम को जाने के लिए कभी कभी जो मासिक पाली हर महीने की आती है, वो बोलते हैं आज मेरी मीटिंग है, कुछ भी करो डॉक्टर साहब, दवाइयाँ दो जिससे ये आगे बढ़े, या कम से कम करो, या अगर बच्चा होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को आज काम पे जाना है। ये जो प्रेशर्स है, भगवान ने आपको कोई अवयव दिए है कि जिनका सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है, मेंसेस टाइम पे नहीं हो रहे हैं, 35 एज के पहले आपको बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा होएगा तो मेरे करियर का क्या, फिर बच्चा होएगा बाकी। और ये तो फीमेल्स में है, लेकिन मेल्स में भी काफ़ी स्ट्रेसेस है कि सबको 2-3 साल में इतनी तरक्की करनी है क्योंकि बाजू वाला कर रहा है। लड़कों पर पैसों का प्रेशर होता है। पैसे का प्रेशर है, स्टेटस का प्रेशर है। तो लास्ट 8-9 साल में जिसको किसी ने कभी जिंदगी में अच्छा फूड भी खाया है और सब लाइफस्टाइल अच्छा जिया है, उसको भी कैंसर हो रहा है। तो आज आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो सबसे नंबर 1 जो कारण है वो स्ट्रेस है। और जब तक आप स्ट्रेस नहीं करोगे तो स्ट्रेस का कम करना यानी पावर योगा करना या सुबह बैठ के कुछ 15 मिनट ध्यान करना, ये नहीं होता है। कि अपने लाइफ में आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, क्यों नहीं हो सेटिस्फाइड, इसके बारे में खुद को देखना चाहिए कि क्या है, क्यों नहीं हो सेटिस्फाइड। हैप्पीनेस तो छोटी छोटी चीज़ों में मिल सकता है, लेकिन आजकल लोग हैप्पी रहने का सोचते ही नहीं है। बिकॉज एवरी डे आज हैप्पी रहेंगे तो कल हैप्पी थे, लेकिन ये नहीं है। तो ये जो है ना, ये स्ट्रेस लेवल कम करना ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिक्स को छोड़कर मैं थोड़ी सी एडवांस्ड चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। सर, आप एक कैंसर सर्जन हो, मतलब जो लेट स्टेजेस ऑफ कैंसर होते हैं, कभी कभी ट्यूमर्स बहुत बड़े बन जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप एक कैंसर सर्जन होने के नाते उन ट्यूमर्स को निकालते हो बॉडी से, करेक्ट? मुझे ये बताओ कि आपके पूरे सर्जरी के करियर में सबसे मुश्किल ऑपरेशन क्या था, मतलब जहां आपको भी लगा कि यार ये क्या है, सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन क्या था? वैसे तो काफ़ी थे, लेकिन एक मैं कभी भूल नहीं सकता। एक 18 साल का लड़का था और उसको एक बड़ा ट्यूमर था चेस्ट में। कितना बड़ा था? करीबन 20 सेंटीमीटर का था। 20 सेंटीमीटर का, यानी फुटबॉल के जितना
आप फुटबॉल खेलते हो इसलिए बोल रहा, तो उसका इसके साइज का ट्यूमर था। और सब टेस्ट में बताया गया था कि ये ट्यूमर जो है वो हार्ट के बाजू से आ रहा है और निकालना मोस्ट इम्पॉसिबल है। पर एक मिनट सर, चेस्ट में कैसे बना? तो उसमें एक टाइप का नर्व्स रहता है पीछे से, और वो नर्व्स जो रहते हैं ना, अपनी नसें बोलते हैं कि नसों से अपनी हाथ धोलते हैं, तो ये नसें रहती है जो अपनी बैक से यानी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है, तो वो नसों से वो ग्रो हुआ था। तो इसको बोलते हैं नसों का ट्यूमर, मीनिंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं श्वानोमा या न्यूरोब्लास्टोमा, व्हाटएवर। तो हम लोग ने पहले सोचा नहीं था, हमको लगा हार्ट से करीब है, सब जगह है, तो सब लोग ने बोला ट्राई करते हैं, हम लोग ने भी बोला। तो मैंने जैसे उनका अंदर दूरबीन डाला, हम दूरबीन से करते हैं ये ऑपरेशन में, ये जो अंदर छेद करके कैमरा डाले जाते हैं, काट के नहीं करते। तो एक ज़माना था कि हम लोग छाती काट के खोल के करते थे। अभी ये सब कैंसर की ऑपरेशन दूरबीन से होती है, छोटी छोटी छेदों में से होती है, और जैसे आपके कैमरा है तो 40 गुना ज़्यादा दिखता है उसमें, जो अपनी आंखों को भी नहीं दिखता है वो 40 गुना ज़्यादा वो कैमरा से दिखता है। आप डिस्कवरी के चैनल के जब देखते हैं मूवीज़, कैसे छोटी छोटी बातें दिखती है, तो हमने अंदर डाला, तो हमारी सरप्राइज ऐसी थी कि वो जो ट्यूमर था वो नसों से आ रहा था पीछे से, और वो इतना इजीली निकलने वाला था। जैसे हम निकालने की कोशिश करें तो वहाँ से एक जो खून की मेन नली आती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, उसके ऊपर चिपका हुआ था। अभी कैसा है कि सर्जरी में ना आप इतने आगे बढ़ गए थे कि 80% निकल गया था, लेकिन 20% रह गया था। मतलब निकल गया था एज एन आप सब जगह से छूट काट गया रहे था, थे। हाँ सब जगह से छूट गया था, सिर्फ 20% रह गया था। बट यहाँ पे ना सर्जन का ईगो बीच में आता है, अरे 80% तो निकल गया, 20% के लिए क्या है, करते हैं कोशिश। हम करते रहे 3-4 घंटे करते रहे। फाइनली उधर जो मेन अपनी जो खून लेके आके वाली नस है वहाँ पे थोड़ा सा छेद हो गया, और वो छेद होने के बाद में हमको लगा अभी कैसे चेंज करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कार्डियक सर्जन तो नहीं आ सकता। लेकिन भगवान की इच्छा थी, हमने उसको क्लैम्प किया, सूचर किया। आज बराबर 12 साल हो गए वो बच्चे को, अभी वो 18 साल का था, अभी उसको 2 बच्चे हैं। वो आप परसों ही मेरे को आके मिल के गया। इतना अच्छा लगा कि मेरे को इसको देख लगा था कि ये जिया कि नहीं मरेगा, ऑपरेशन टेबल पे मरेगा ऐसे हमको लग रहा था, लेकिन जिया भी और अच्छी तरह से जी भी रहा है। तो ये केस मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि 18 साल था, आगे उसकी लाइफ बहुत थी। मेरे हाथ में उसने पूरा विश्वास से मेरे ऊपर ये कैंसर का ऑपरेशन करो ऐसे बोला था, और कुछ हो जाता तो क्या होता। तो ये सोचने के टाइम ये कभी कभी ना आपको सोचना चाहिए कि ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऊपर कोई है जो हर टाइम आपको मदद करना चाहता है, बस 30 सेकंड उसकी याद करो, हो जाता है। सर्जरी में भगवान का रोल रहता है? हाँ, मेरा तो हर टाइम कहना है, और मेरे रेसिडेंट्स को भी बोलता हूँ कि सर्जरी में आप अकेले कभी भी नहीं हो। जब भी मुश्किल आए 5 सेकंड भगवान की याद करो, अपने आप मार्ग खुल जाता है। और ये मेरे साथ 1-2 बार नहीं, 50-60 बार हुआ है। तो है, समथिंग इज देयर, यूनिवर्स में है, और वो बिलीव करना चाहिए। सर थोड़ा अजीब सवाल है, पर मैं जस्ट जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू करते हो, हाँ। मतलब छोटे छेद हाँ, से छोटे आप छेद से, ऑपरेशन करते हो। करेक्ट। पर इतना बड़ा ट्यूमर छोटे छेद से निकलता कैसे है? हाँ, ये बड़ा अच्छा आंसर है। आपको अगर सेव दिया जाए, यानी एप्पल, और सेव को आपको मैंने बोला कि ये सेव को एक लाइन में करो, तो आप क्या करोगे? तो सेव को स्पाइरली काटोगे। उफ। तो ये जो इतना बड़ा ट्यूमर है, आपके हाथ में शॉपिंग बैग है, तो शॉपिंग बैग जैसी बैग अपने मेडिसिन में अवेलेबल है जो अंदर डाली जाती है, उसके अंदर वो ट्यूमर डाला जाता है। यानी कि जब हम काटेंगे तो आजू बाजू में नहीं फैलना चाहिए। आप पीसते हो ट्यूमर को? हाँ, पीसते, सॉसेजेस बोलते हैं ना, उस टाइप के पूरे ऐसे ऐसे करके उसके पीसेस आते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि कभी सोचा भी नहीं था कि 22 सेंटीमीटर का ट्यूमर 1 या 1.5 सेंटीमीटर के इससे पूरा निकलेगा। तो ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली इस वाले सर्जरी में उनके दिल की एक आर्टरी नहीं, वेन ऑलमोस्ट कट गई थी और उसको आपने बंद कर, वो भी हमने दूरबीन से किया, कभी सोचा ही नहीं था। और आपको आश्चर्य होगा कि ये हमने जो पब्लिश किया, तो ये दुनिया का पहला जो मेन वेन का टेयर था वो दूरबीन से रिपेयर किया हुआ पहला केस था। बट उस टाइम सोचा नहीं था कि हम पहली कर रहे हैं या दूसरी कर रहे हैं। उस टाइम नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन जैसे उस टाइम हो गया, तो करने के लिए क्या करना चाहिए तो कर दिया।
बट वो सोच के नहीं किया कि ये बहुत दुनिया का बड़ा और इतना फर्स्ट हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हो गया। ट्यूमर्स दिखते कैसे? ट्यूमर्स दिखते हैं, काफ़ी डरावने दिखते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत उसके ऊपर रक्तवाहिनियाँ रहती है, मेन वेन्स रहती है, क्योंकि कोई भी ट्यूमर ग्रो होने के लिए उसको खाने के लिए चीज़ चाहिए, तो खाने के लिए नया नया ब्लड सप्लाई होते रहता है। इसलिए जो भी मरीज को ट्यूमर है तो उसकी भूख कम होते जाती है और वजन घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि ट्यूमर जो भी आप खाते हो ना वो करीब लेके जाता है, तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी वेन्स हो जाती है। ओके, एक मिनट सर, सॉरी, मुझे थोड़े बेसिक्स समझाने, फिर आप मुझे करेक्ट कर दो जहाँ भी मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। Correct. वो हर किसी की बॉडी में होता है। करेक्ट जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यू होता है, आपके स्टमक का टिश्यू होता है, करेक्ट करेक्ट और टेस्टीज, बराबर। ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई होती है। कभी कभी अगर उनके लाइफ में कुछ, उन सेल्स के लाइफ में अगर प्रॉब्लम हुई तो वो बहुत झट से मल्टीप्लाई करने लगता है, इसे कैंसर कहते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, Correct. अलग अलग वजहें होती है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, स्ट्रेस ले रहे हो, कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये भगवान का लफड़ा है, मतलब कभी भी कुछ भी होने लगता है। करेक्ट। तो अगर एक लेट स्टेज तक पहुंचा तो वो सेल मल्टीप्लिकेशन बहुत झट से होने लगती है, और एकदम अगर झट से होने लगी तो एक ट्यूमर बन जाता है। बराबर है, सही, करेक्ट है। ट्यूमर को साइज में बढ़ने के लिए बेसिकली वो आपके बॉडी को भी खा रहा है, और जो खाना आप खा रहे हो उसे भी खा रहा है। वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसे? ऐसा है कि बेसिकली अपने शरीर में ये सेल्स अपने खुद के सेल्स है, बाहर से आए हुए सेल्स नहीं जी। इनको एक स्टिम्युलस मिलता है, उनको एक, जैसे कि अपने है तो स्मोकिंग से या टोबैको से बढ़ता है, या स्ट्रेस से वो बढ़ता है, और उसका कंट्रोल आपका ब्रेन नहीं कर पाता। तो जैसे आपको अगर 3 बच्चे तो आप उनकी परवरिश ठीक करोगे, लेकिन आपको अगर 10 बच्चे तो 7वें 8वें 9वां बच्चा जो है उसकी गुंडा प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि वो उसकी तरफ आप परवरिश ही नहीं कर सकते ना, तो वो इधर उधर जाके कोई चोरी करेगा, कोई डाका डालेगा, किसी को मारेगा, गुंडागिरी करेगा। तो ऐसा ही है कि बॉडी जितनी सेल्स हैंडल कर सकती है ज़्यादा, रोज आपके हेयर बढ़ते हैं, मुंह के छाले होते हैं, वो तो हैंडल करते हैं, बॉडी रोज ही आगे पीछे होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो बाकी के सेल्स हैं वो गुंडागिरी करते हैं, तो खुद का अवयव छोड़ के दूसरे अवयव में घुसना चालू करते हैं, लिवर में घुसे, लंग्स में घुसे। सो ये ऐसा है कि अपने ही सेल्स है, और इसलिए जो आगे आने वाली जो ट्रीटमेंट है वो शायद मैं अगर तब तक जीऊँगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 15-20 साल में ऐसी ट्रीटमेंट आने वाली है कि जिस वजह से ये ट्यूमर बढ़ रहा है उसी वजह से जेनेटिक ट्रीटमेंट लेके वापस रिवर्स होकर नॉर्मल हो जाए। तो ये ट्रीटमेंट अभी बहुत जोरों से आने वाली है। तो रिवर्सल, जैसे रिवर्सल ऑफ हार्ट डिसीज़ है वैसे रिवर्सल ऑफ कैंसर डिसीज़ भी है। 15-20 साल लगने वाले, लेकिन आने वाला ज़रूर है। तब सर्जन नाम का आदमी रहेगा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, बस पीछे ले लो ट्यूमर को, ये होने वाला है। ओके सर, जो भी ट्यूमर्स होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं क्या? हाँ, कौन से कलर होते हैं? काले रंग के रहते हैं, जिसको बोलते हैं मेलानोमा, यानी अपना जो शरीर का रंग है वो काले रंग का है, तो वहाँ से जो काला होता है अपना उसको मेलानोसाइट्स बोलते हैं, तो मेलानोमा होता है, वो काले रंग के रहते हैं। या फॉरेनर्स में बेजल सेल कार्सिनोमा यानी स्किन का, क्योंकि ये अपने को प्रोटेक्ट किया है दुनिया ने बिकॉज ऑफ ये अपना जो कलर है, लेकिन जो गोरे हैं उनको स्किन के ट्यूमर्स होते हैं, वो स्किन के ट्यूमर को बेजल सेल कार्सिनोमा होता है, वो भी काले रहते हैं। पीले रंग के ट्यूमर्स रहते हैं जो अंडाशय यानी ओवरी से आते हैं, जो अपना जहाँ से अंडा बनता है वहाँ से आते हैं। सफ़ेद रंग के हैं जो अपने मेल्स के टेस्टिस से आते हैं, और लिवर के ट्यूमर है वो पूरे लाल रहते हैं। सो अलग अलग कलर के ट्यूमर्स हैं, एंड ये अलग अलग कलर के ट्यूमर्स जो उसकी जो निर्माण की जो पेशी है उसका कलर रह के आते हैं। सो ऐसे ऑल टाइप्स ऑफ कलर्स दिखते हैं हमको करीबन। ओके, काफी रंगीन दुनिया है। एक थोड़ा सा फिर से बेसिक सा सवाल है, पर ये मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे हमेशा लगा कि मान लो अगर टेस्टीज में ट्यूमर हुआ है, या जैसे आपने कहा कि चेस्ट में ट्यूमर हुआ है, तो हमेशा मुझे ये लगता था कि अगर चेस्ट में ट्यूमर हुआ होगा तो एक कार्डियक सर्जन ही सर्जरी करेगा, या अगर मान लो किडनी में हुआ है तो एक वो नेफ्रो सर्जन, करेक्ट, यूरोलॉजिस्ट करेगा। पर फिर एक ऑन्कोलॉजिस्ट अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे कैसे करते हैं? मतलब और मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट की प्रोफेशन एग्जिस्ट क्यों करती है? आप मेरा सवाल समझ गए। ये मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि दुनिया में 5-6 देश ही है जी। एक अपना देश है, एक ब्राज़ील है, एक ऑस्ट्रेलिया है,
और 2-3 साउथ अमेरिकन देश हैं, यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करके उसका नाम दिया जाता है। यानी आपका बेसिक पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आपको 3-3.5 साल ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करना है जो ऊपर से नीचे सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। सो मुंह का कैंसर का ट्रीटमेंट या थायराइड का कैंसर या गुदत द्वारे का यानी संडास की जगह का कैंसर, किडनी का कैंसर। सो ये जो ट्रेनिंग है ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल में होता है, या अपने यहाँ पे अभी करीबन 40 ऐसे इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जहाँ पे इसका ट्रेनिंग होता है। इसको डिग्री मिलता है MCH और इनको बोला जाता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जैसे है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो लाइसेंस कि आप ऊपर से नीचे तक कोई भी कैंसर ट्रीट करो एक्सेप्ट ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर छोड़ के बाकी सब ट्यूमर्स हम करते हैं, और हार्ट का ट्यूमर जो है वो सिर्फ कार्डियक सर्जन करते हैं, लेकिन बाकी सबका ट्रेनिंग इस 3-4 सालों में किया जाता है। सो हम लोग ऊपर से नीचे तक सब टाइप के कैंसर का ऑपरेशन का ट्रेनिंग है हमारे पास। क्रिकेट देखते हो आप? हाँ बिल्कुल। ओके, तो मान लो लास्ट ओवर है मैच का और बैट्समैन को 16 रन चाहिए जीतने के लिए, तो वो थोड़े से टेंशन के साथ बैटिंग करते हैं, मतलब कभी भी जीते कभी भी हारते हैं, बट एक वो टेंस फीलिंग रहती है। बराबर। जब आप एज अ व्यूअर देख रहे हो आपको भी टेंशन फील होती है, ठीक है, चाहे आप बॉलिंग टीम को सपोर्ट कर रहे हो या बैटिंग टीम को। आई पर्सनली फील कि शायद सर्जरी के पहले भी ऐसी टेंस सिचुएशंस होंगी, हर सर्जरी के पहले ऐसी टेंशन होती है कि 16 रन चाहिए ये ओवर से, वो वाली वाइब होती है, या मतलब आपने इतनी सारी सर्जरीज कर ली है कि आप अभी धोनी बन चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हर सर्जरी के लिए मेरा खुद का कहना सबको रहता है, और मेरे साथ अभी करीबन 200 डॉक्टर्स का ट्रेनिंग हो चुका है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ। मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि ये आपका आखिरी सर्जरी ऐसा समझ के काम करो। जब आप ये आपकी आखिरी सर्जरी ऐसे करके काम करोगे ना, तो हर सर्जरी अच्छी होगी। कॉम्प्लिसेंसी नहीं चाहिए। हर एक को रोज, अगर किसी को ब्रेस्ट का यानी स्तन का कैंसर है, मेरे लिए तो रोज का काम है, उसके लिए ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है, तो वैसा ही सपोर्ट देना चाहिए। सर्जरी तो हर एक करता है, लेकिन सर्जरी के बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसी प्रिसीजन से, उतनी ही एक्साइटमेंट से, जैसे कि मेरी पहली सर्जरी है जो कि एक्साइटमेंट है, वो हर सर्जरी में होना चाहिए। तो डर नहीं लगता, लेकिन सर्जरी का हमको खुशी मिलनी चाहिए कि ये अपने आप के लिए काम करे, कि इतना अच्छा काम करे। ये गोल्फ के जैसा है, आप खेलो अपने अगेंस्ट ही खेलो, आपका हैंडीकैप कम करते जाओ। आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर खुद हो। तो मेरे को तो रोज सर्जरी करते टाइम एक्साइटमेंट होता ही है, लेकिन डर कभी नहीं लगता, क्योंकि टॉप टू बॉटम फ्रॉम पॉलिटिशियंस से लेके इंटरनेशनल सर्जन्स पे मैंने काम किया है, ऑपरेशंस किए हैं। मेरे को डर कभी नहीं लगता। एक बार अंदर कुछ घुसेट दिया तो अंदर के ऑर्गन तो नॉर्मल हम आदमी के जैसे ही दिखते हैं ना, तो पॉलिटिशियन है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने को क्या फ़र्क पड़ता है। वो प्रेशर लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि इतना टेंशन से काम करेंगे तो मिस्टेक होएगा। तो बस अंदर गए, भूल जाते हैं सब। ओके, हाँ, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, वो सब भूलना चाहिए। उधर जाके आराम से अपना जॉब क्या है, फोकस क्या है, ये इसका पहली बार है, उसकी पहली बार है, इतनी अच्छी तरह से काम करो कि फाइनली आपको सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे मीडिया दुनिया में ना, जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं या मतलब जब हम शूट भी कर रहे हैं, हम एक फ्लो स्टेट में होते हैं। बराबर। बस यही है, और किसी चीज के बारे में सोच रहे नहीं। आई एम अज्यूमिंग सर्जरी के टाइम भी आप ऐसा ही एक फ्लो स्टेट हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। हमारा ब्रीदवाक्य, अभी ये इंग्लिश में बोलना चाहते हो कि सर्जरी टेक्स प्लेस इन द माइंड फर्स्ट एंड इट इज ओनली एग्जीक्यूटेड ऑन द टेबल। यानी मन में सर्जरी के पूरे स्टेप्स शुरू करने के पहले ही होने चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि अभी नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँ। ये अगर कर रहे हो ना तो सही नहीं कर रहे हो। क्रिएटिविटी होती है सर्जरी बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा। बिकॉज क्या है ना, बॉडी एक ऑर्गन जो है अपना, बॉडी जो शरीर है, ये मिरेकल है। अपने को लगता है कि ये एकदम इजी होएगा, वो डिफ़िकल्ट जाता है, और अपने को लगता है जो बहुत डिफ़िकल्ट है वो इजी जाता है। सो प्रिडिक्टेबिलिटी ये आता नहीं है, और एक्सपीरियंस की वजह से ये सब चीज़ें अपने को मिल जाती है। लेकिन एक्सपीरियंस आने के लिए कई बार खड्डे में भी जाना पड़ता है, और खड्डे में जाके वापस उठना पड़ता है। हर बार आपका 100% रिजल्ट तो आता नहीं, ह्यूमन बीइंग है, कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो इससे हम सीखते हैं और होते रहता है, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है। हर एक का बॉडी अलग है। तो सर्जरी में स्किल क्या होती है? जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सपैंड दैट क्वेश्चन, पर मतलब स्पीड होती है स्किल कि आप कितनी झट से कर रहे हो, या नीटनेस होती है स्किल? नहीं, स्पीड नहीं। स्पीड इज द लास्ट थिंग इन सर्जरी। नीटनेस एंड प्रिसीजन। कि प्रिसीजन क्या है कि अगर आपको इतना माइंड सेट होना चाहिए कि दर्जी जैसे 1 सेंटीमीटर काटता है तो 1 ही सेंटीमीटर काटना चाहिए, और वो भी एक लाइन में, जिगजैग नहीं। इतना प्रिसीजन होना चाहिए, और ये प्रिसीजन आने के लिए काफ़ी कुछ ट्रेनिंग का पोर्शन है। सो प्रिसीजन
एंड फिनेस विथ व्हाट इट इज डन, कि दर्जी कैसा सीता है, तो दर्जी सीने के टाइम आगे वाले आदमी को लगना चाहिए ये तो मैं कल करूं। जब आपकी सर्जरी देखते हुए किसी को लगता है अरे ये तो इतना इजी है, ये सही सर्जरी है। आपकी सर्जरी को देख के लगेगा हे राम क्या ऐसा तो मैं कभी जिंदगी में ये सर्जरी नहीं करूं, तो ये बुरी सर्जरी है। तो स्किल इज अबाउट प्रिसीजन, मेकिंग इट स्मूथ, एकदम स्मूथली होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। स्पीड हमारी ये ऑपरेशन थिएटर में आपको ये कभी वॉच नहीं रखा है, डोंट रेस अगेंस्ट द टाइम, नॉट वर्थ इट। ह्यूमन बॉडी है, ओके नॉट रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। ओके, थोड़ा नॉन साइंटिफिक सवाल पूछना है, स्पेशली क्योंकि हम कैंसर की बातें कर रहे हैं। कैंसर को देखने का भी एक स्पिरिचुअल नज़रिया होता है बहुत लोगों का। कहते कि एक बहुत झट से आपका कर्मा मैनिफेस्ट हो रहा है। बराबर। आप एक कैंसर सर्जन हो तो आई फील कि आप जैसे लोग अथॉरिटी हो इस स्टेटमेंट को लेकर, प्लस आप एक मैन ऑफ साइंस हो, डॉक्टर हो, आप पूरी जिंदगी साइंस को डेडिकेट किया। आप कैंसर को इस नज़रिए से देखते हो, थोड़े से स्पिरिचुअल नज़रिए से देखते हो? वो बिल्कुल देखते हैं, मतलब कर्मा रिलेटेड? बिल्कुल कर्मा रिलेटेड देखते हैं, क्योंकि आपको जितना भी आप साइंस में काम करोगे एक चीज़ समझना चाहिए कि साइंस के ऊपर एक यूनिवर्सल पावर है और ये पावर अपनी आप के अंदर है जो आप जागरूक कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, 2 लड़कियां रहती है, 2 फीमेल्स रहती है, एक को पहले फर्स्ट स्टेज का कैंसर रहता है, दूसरे को भी फर्स्ट स्टेज का कैंसर रहता है, लेकिन एक रोती रहती है कि मेरे को ही क्यों कैंसर हुआ, मेरे बाजू वाली को क्यों नहीं हुआ, वो तो मेरे से बुरा काम करती है, उसको होना चाहिए था। दूसरी बोलती हो गया ना, देख लेंगे, जिएंगे, जो होएगा, जितना साल मिलेंगे वो रहेंगे। जिसका एटीट्यूड ये है वो ज़्यादा साल जीती है, जो रोते रहती है। बिकॉज फाइनली आपका शरीर कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए इमोशन तो होता ही है, पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ तो रोना धोना तो होता है। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी लगता है, इसके लिए आपको पॉजिटिविटी लगती है, और ये पॉजिटिविटी देने के लिए आपको योगा गुरु की ज़रूरत नहीं है। मेरे को हर टाइम पूछा जाता है कि आप कितनी अच्छी सर्जरी करते हो। अरे ये सर्जरी देखने के लिए पेशेंट थोड़ी अंदर आता है, आप कितनी तरह से उसको पॉजिटिविटी देते हो कि भैया तू जीने वाला है, तू जीने वाली है, बस तू मेरे पे विश्वास रख और तू अपने ट्रीटमेंट पे विश्वास रख, तू मैं जीने वाला हूँ। ये अपने आप हंसना, कंटिन्यूअसली हंसना, ये पॉजिटिव नहीं है कि मैं जीऊँगा चाहे कुछ भी हो गया। सेल्स कौन कंट्रोल कर रहे हैं? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आपके खुद के सेल्स है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, कोविड वायरस नहीं, खुद के सेल्स है ना, तो पकड़ो ना उनको, पॉजिटिविटी दो, मर जाता है। 30 साल के बाद में मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मेरी पेशेंट थी, उसका नाम मिसेस कॉन्गो। उसको पूछ के मैंने 2-3 बार इसके बारे में बोला है। उसको बोला था कि लीवर में पूरा फैला हुआ कैंसर है, तेरे को 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है। वो बोली मेरी बेटी जो है वो 12th स्टैंडर्ड में है और वो जब तक उसका करियर नहीं बनता तब तक मैं मरूंगी नहीं। वो टाटा कैंसर में गई, दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर में गई, 10 बार वहाँ से बायोप्सी किया गया। हर डॉक्टर ने उसको बोला तू 6 महीने जा रही है। आज 20 साल हो गए वो जी रही है। जिन्होंने उनको बोला कि तुम इतने 6 महीने मरे, वो डॉक्टर भी मर गए, लेकिन ये जी रही है। सो सिर्फ पॉजिटिविटी था। क्या बोले इसको? स्पिरिचुअलिटी तो बोले, इस क्या बोले? पॉजिटिविटी तो बोले। सो कैंसर हो गया तो रोना धोना ठीक है, पहले दिन आप इमोशन है, आप मेल हो फीमेल आदमी हो, रोएंगे। आप जानवर तो नहीं हो, रोएंगे। कि उसके बाद में सोचने का जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर का काम है। आपको लगता है साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दो, योगा गुरु के, नहीं, पॉजिटिविटी। और ये जो मैंने सीखा ना, वो मेरे एक पेशेंट जो एकदम अशिक्षित था उसने मेरे को सिखाया, और उसी के ऊपर तो मेरा पिक्चर है श्वास। जब मेरे को मेरे खुद की पढ़ाई का शर्म आई कि मैं इतना पढ़ के भी मेरे इमोशंस नहीं जान सकता हूँ पेशेंट की, तो क्यों ट्रीटमेंट करूँ? सो इसके वजह से पॉजिटिविटी देना जरूरी है। योगा स्पिरिचुअलिटी इज 100% मस्ट, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ओके, इस चीज़ के बारे में मैं और बात करना चाहूँगा। एक थोड़ा सा इनपुट देना चाहता हूँ। मेरे एक आइडल है लेब्रॉन जेम्स, वो वर्ल्ड के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आई नो। वो कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज टायर्ड इज इन द माइंड। जो टॉप लेवल के एथलीट्स होते हैं वो खुद को बहुत सेल्फ टॉक देते हैं कि यार नहीं, बॉडी ठीक है भाई, ठीक हो जा। अगर इंजरी होती है तो इंजरी से बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक हो जा, और कहते हैं कि सच में ठीक हो जाती है। ऐसे बराबर है। कोहली भी यही कहते हैं कि जो भी आप सोचोगे वही होगा। गांगुली भी वही कहते थे अपने बुक में कि हमेशा वो विजुलाइज करते थे कि सेंचुरी मार रहा हूँ। विजुलाइजेशन से बहुत कुछ बदल सकता है आपके बॉडी में, आपके दिमाग में। आई एम श्योर कि कैंसर में एक विजुलाइजेशन का एक रोल होता है।
एक ये चीज़ कहना चाहूँ। दूसरी चीज़, ये हाल ही में एक स्टडी निकली है, मेरे एक बहुत फेवरेट पॉडकास्टर है, यूके के पॉडकास्टर है, उनका नाम है स्टीफन बार्टलेट। तो वहाँ मेरे ख्याल से एक न्यूरोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने कहा कि हाल ही में एक स्टडी निकली है जहाँ बॉडी बिल्डर्स को, ग्रुप ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो रेगुलरली जिम जाते हैं, उनको कहा गया कि 2 महीने के लिए जिम मत जाओ, पर हर दिन आप साथ में बैठो और विजुलाइज करो कि आप जिम कर रहे हो। बराबर। तो 13% इंक्रीज ऑफ मसल मास हुआ। ये असली स्टडी है, और स्टीवन का जस्ट अभी ये पॉडकास्ट निकला है। मतलब लोग, हम ह्यूमन रेस अभी विजुअलाइजेशन के बारे में सीख रही है। करेक्ट। आई फील कि कैंसर में भी बहुत बड़ा रोल होता है विजुअलाइजेशन का। ऑफ कोर्स रोल होता है, बहुत बड़ा होता है। आपने जो ये बात कही वो सही है, क्योंकि जैसे आपको एथलीट्स के बारे में है कि कोई थकना नहीं चाहते, तो जो भी, मेरा तो ये कहना है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है जब वो आपके थकान के बारे में नहीं सोचता, आपके गोल के बारे में सोचता है कि अपने को अगर इंजरी हुआ है तो क्या है, हमको तो खेलना ही है। जैसे हमको भी 12-12 घंटे ऑपरेशन करते तो हमको लगता है नहीं मैं थकूंगा तो अगला आने वाला पेशेंट को क्या होगा। ये जो हर टाइम आपकी मन में सोच चाहिए ना कि बाबा ठीक है तुम थक गए, लेकिन उस आदमी का क्या फॉल्ट है कि तुम थक गए, वो तो तुम्हारे पर विश्वास डाल के आया ना। तो दिन का 11वां ऑपरेशन भी पहले ऑपरेशन इतना ही अच्छा होना चाहिए। और आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ये पॉजिटिविटी ही इम्पॉर्टेंट है, और ये देने वाला जो है वो अपना खुद का माइंड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो कैंसर का काउंसिलिंग है ये लास्ट 8-9 साल से अपने इंडिया में आया है। तब तक काउंसिलर था ही नहीं। काउंसिलर कौन था? डॉक्टरी काउंसिलर था, घर वाले काउंसिलर थे, तो ये थे। बट ये बहुत ज़रूरी है, आपने एकदम सही बात कही कि अपने डिसीज़ को अपने से कंट्रोल करो, खुद के माइंड से। ओके, बहुत सारे सवाल पूछना, कैंसर के बारे में बात करनी है मुझे, ठीक है। लेट्स गेट इनटू द थोड़ा सा बेसिक्स। आज के ज़माने में यूट्यूब के थ्रू, एटलीस्ट जो लोग मेरे एज के हैं और जनरली जो लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, फिटनेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। करेक्ट। कि प्रोटीन पर फोकस होना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, सलाद खाना चाहिए, रॉ चीज़ें खानी चाहिए, हो सके तो नॉनवेज थोड़ा कम, हो सके तो अल्कोहल मत पियो, हो सके तो सिगरेट मत पियो। इन चीज़ों के अलावा मेरे अनुसार जब आप एक्चुअली योगा करते हो, जब आप इंटेंस स्ट्रेचिंग करते हो, देखो मैंने बहुत ज़्यादा जिमिंग भी करी है, बहुत फ़ायदे मिले, आपकी बॉडी अच्छी दिखने लगती है, आपके स्ट्रेंथ लेवल्स बढ़ते हैं। अगर आप साइंटिफिक तरीके से कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी बैकवर्ड चेन ऑफ मसल, साइड चेन ऑफ मसल तगड़ी हो सकती है। एंड आई फील कि स्ट्रेंथ का भी एक रोल रहता है। फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रांसलेट्स टू मेंटल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि डिसिप्लिन लगता है बॉडी बनाने के लिए। बराबर है। लाइफ में बहुत लेट मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट करे, और शायद पिछले 1 साल से मैं अच्छे से योगा कर रहा हूँ। योगा से मुझे पता चला कि फ्लेक्सिबिलिटी का, जो आपकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, करेक्ट, बहुत अच्छा होता है आपके सेहत के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। करेक्ट है। तो मैंने मेरे योगा टीचर से पूछा कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप ये इंटेंस और स्ट्रेचिंग करते हो ना, जो मुश्किल आसनास होते हैं, पहले तो मुश्किल दिखते हैं, पर आप स्लोली बिल्डअप करते हो। आप पहले बेसिक स्ट्रेचिंग करोगे, फिर ग्रेजुअली अपने जॉइंट्स को और ज़्यादा लूज कर दोगे। पर जब आप एडवांस आसन तक पहुंच जाते हो, आप अपने लिवर को, अपने किडनीज को, जो आपके क्रूशियल ऑर्गन्स है, उन्हें आप बेसिकली स्टिम्युलेट कर रहे हो। और आपके बोन मैरो को, हड्डियों के अंदर एक बोन मैरो होती है जिससे आपके बॉडी के फाइटर सेल्स, WBCs, RBCs निकलते हैं, आप उसे भी फायदे दे रहे हो। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप एक डॉक्टर हो, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। करेक्ट। मैंने जेन्युइनली देखा कि स्किन, हेयर, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं योगा की वजह से। प्लस प्राणायाम मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो आप प्राणायाम बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं, बट आप बेसिकली अपने खून को ऑक्सीजनेट कर रहे हो, बराबर, ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो। इन सारी चीज़ों की वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, प्राणायाम और हेल्दी डाइट, ये वो गुड स्लीपिंग पैटर्न्स, स्लीप पर फोकस करना चाहिए, एट्सेट्रा। आप एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर रहे हो कैंसर को अपनी लाइफ। आपने एक सेक्स पार्टनर्स का कुछ कहा अभी, वो मैंने मेंशन नहीं किया। अदर देन दैट, इज देयर एनीथिंग आई हैव मिस्ड आउट ऑन? नो, आपने जो बताया वो सही है। अभी 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूँ, मैंने सब तरह के पेशेंट्स के ऑपरेशंस किए हैं, यानी राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि पॉलिटिशियंस के किए, मिलियनियर्स के किए हैं, बैंकर्स के किए हैं, बहुत कम एथलीट्स के किए हैं। जो आप बोल रहे हो ना, आप स्पोर्ट्स फॉलो करते हो, एक युवराज सिंह छोड़ के आपको कितने क्रिकेटर्स को कैंसर हुआ है मालूम है? बताओ मेरे को। और वही आप एक्टर्स के बारे में देखो, कितने एक्टर्स है जिनको हो रहा है। लाइफस्टाइल देखो, स्पोर्ट्समैन का लाइफस्टाइल देखो, और हॉलीवुड बॉलीवुड का लाइफस्टाइल देखो, कितने लोगों को कैंसर हो रहा है। सो आप जो बोल रहे हो वो सही है ना।
सो लुक आफ्टर योर बॉडी, ये आपका काम है। तो भगवान आपको कुछ नहीं देता है, आप अपनी तरह से ठीक तरह से करो, अच्छी तरह से स्पोर्ट्स करो, अच्छी तरह से योगा करो, ये सभी से आपका ऑक्सीजनेशन बढ़ता है और बॉडी का फाइटिंग पावर बढ़ता है। इम्यूनिटी ये एक चीज़ है जिसका मेजरमेंट करने के लिए अपने पास कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने का काम आपका खुद का है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेंटल स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न, गुड फूड एंड ऑफ कोर्स अवॉइडिंग। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल मत पियो, साधु नहीं बनना है आपको, पियो। सोशल ड्रिंकिंग अलाउड है बट सोशल स्मोकिंग अलाउड नहीं है। स्मोकिंग बहुत डेंजरस हो, बिल्कुल भी नहीं। ये टोबैको नाम का शाप है अपने पूरे कंट्री को। मतलब सिगरेट, तंबाकू, कुछ पान भी नहीं, मसाला। गुटखा नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, मैं आई मीन ये मजाक में कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ लेना ही है तो दारू पियो, लेकिन वो भी कम इसमें, यानी उसमें भी कंट्रोल होना चाहिए। एंड नॉट मतलब एवरी डे, वंस अ वीक मैक्सिमम, वंस इन 15 days सोशल ड्रिंकिंग जो बोलते, बस दैट्स ऑल। ओके, Not addiction. Addiction of anything is bad. So this is not correct. But what you are saying is perfectly right. And I am telling you with 30 years of experience, देखे ही नहीं है ज्यादा स्पोर्ट्समैन जिनको कैंसर है। एक भी पहलवान का ऑपरेशन नहीं किया है, एक भी क्रिकेट का प्लेयर नहीं, एक भी टेनिस खेलने वाला प्लेयर नहीं। सब तो आते हैं हमारे पास, ऑल स्टेटा से आते हैं, लेकिन जो रोज के दुनिया में खेलते रहते हैं, रोज की दुनिया में ये करते रहते हैं, फिटनेस बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। क्या आप ये मानते हो कि गुस्सा, घमंड, दुख, ग्रजेस, इन सारी चीजों का भी रोल रहता है कैंसर? 100%। ये स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है आपके, इतनी स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहा है, आपको उसको किसी तरह से उसको नीचा दिखाना है, बढ़ गया स्ट्रेस लेवल। आपको उससे आगे जाना है, बढ़ गया स्ट्रेस लेवल। आपको किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है? कुछ तो वजह होगी, या तो वो अच्छा है या उसने कुछ कुछ किया है। आप संत नहीं बन सकते, बट भगवत गीता में कहा है, आपका गुस्सा आपका चाहिए। दूसरा आदमी ने गुस्सा किया इसलिए आप गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपका जो क्रोध है उसका कंट्रोल आपके में, कब उसके ऊपर चिढ़ूंगा वो मेरी बारी है। नॉट बिकॉज यू आर एंग्री, आई विल बिकम एंग्री व्हेन आई वांट टू बिकम एंग्री। ये जब तक आपके बीच में नहीं आएगा तब तक आप सही नहीं हो। सो ये सब चीजें 100% मायने रखती है। तो ये स्ट्रेस लेवल बढ़ाती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ाना नहीं चाहिए, ये कहना आसान है, लेकिन ये अपने आप को एक बार का ट्रेनिंग देना है। आप हमारी प्रोफेशन को देखो, रोज का तो हमारा स्ट्रेस है ही, रोज आदमी को काट रहे, ऐसा नहीं कि कोई के, और हर एक का क्या लगता है कि ये डॉक्टर अपना भगवान ही है, 100% रिजल्ट देगा, लेकिन आप भगवान का रूप नहीं ले सकते। 10-15% तो कॉम्प्लिकेशन किसी के बारे में होना ही है, क्योंकि जैसे जैसे आप फेमस होते जाते हो और कॉम्प्लिकेटेड केसेस आपके पास आते रहते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे तो उसमें तो होते ही रहता है। अच्छा हुआ, अच्छा बोला, बहुत अच्छा, लेकिन अगर कुछ हो गया और पेशेंट ने कुछ आपके बारे में बता दिया या सही नहीं हुआ, तो ये भी स्ट्रेस है, इसको भी कंट्रोल, बट ये कंट्रोल करना सीखने के लिए 10 साल जाना पड़ता है। तो ये तो है, ये सब आपने चीजें बोली हैं जो स्ट्रेस लेवल, इट फाइनली अमाउंट्स टू स्ट्रेस लेवल। आपका स्ट्रेस लेवल कम करिए, सब ठीक हो जाएगा। Okay. जब आप ये शब्द यूज करते हो स्ट्रेस, मोस्टली ना हर कोई एग्जाम्स को विजुलाइज कर रहा होता है, हाँ, क्योंकि बराबर। ये हर किसी लाइफ में कॉमन फैक्टर होता है। बचपन में एग्जाम के टाइम आपको स्ट्रेस फील होता था। मैं ऑडियंस ये कहना चाहता हूँ कि वो फीलिंग याद करिए, जो बराबर। एग्जाम के पहले नर्वसनेस फील होता था वो याद करिए कैसा फील होता था। ठीक है, जब आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जाते हो, जब लफड़े होते हैं ना लाइफ में, आपके बॉडी में एक हार्मोन होती है कॉर्टिसोल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बराबर। उसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जो स्ट्रेस आपको फील हो रहा है एक्चुअली आपके खून में कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। अगर आप जिंदगी भर स्ट्रेस करते जाओगे तो बेस लाइन कॉर्टिसोल बढ़ता है। मतलब आम समय पर आपका कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा ही रहता है। एक आम इंसान से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं ना, ऐसे झट से मूव करने लगते हैं, ज्यादा एंग्शियस होते हैं, एंग्जाइटी जिनको ज्यादा होती है, उनका बेस लाइन कॉर्टिसोल ज्यादा होता है। बराबर। जो भी आप कह रहे हो सर कैंसर के बारे में कि अगर स्ट्रेस बढ़ा तो कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, इज इट एक्चुअली रिलेटेड टू बेस लाइन कॉर्टिसोल? एक्चुअली उसके बारे में भी स्टडी किया गया है। हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं जी। कॉर्टिसोल नहीं, कॉर्टिसोल के अलावा भी काफ़ी हार्मोन्स है जो अपनी शरीर में बढ़ते हैं जी। उसको बोलते हैं हिस्टामिन्स। हिस्टामिन मीनिंग आपको जब भी आपको शायद सामने शेर दिख गया तो आपको क्या वो पसीना आता है, तो कॉर्टिसोल लेवल से नहीं आता है, वो कोई और
सिंपैथेटिक रिलीज होता है वहाँ से हार्मोन्स, और उसके वजह से आपको पसीना, डर से पसीना आता है या किसी से आता है। सो ये जो हार्मोन्स है आपको, तो हर टाइम आपको कोई एंजाइटी हुआ या स्ट्रेस हुआ कि मेरे ये नहीं को, तो ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, एंड ये हार्मोन्स जब नहीं बढ़ने चाहिए तब बढ़ते हैं, तो वो कहीं तो डिस्ट्रॉय होने चाहिए ना। तो जब नहीं होने चाहिए यानी आज आपको स्ट्रेस लेवल जब आएगा तभी आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना चाहिए, बट आप अपने को इतना एंग्शियस और इतना स्ट्रेसफुल बनाते हैं कि ये हार्मोन्स कंटिन्यूअसली हाई लेवल पे रहते हैं, और ये हाई लेवल पे जब रहते हैं तो कोई ना कोई ऑर्गन तो डिस्ट्रॉय करेंगे, कोई ना कोई ऑर्गन पे उसका बुरा असर तो होने ही वाला है। तो इसलिए दैट इज वन ऑफ द रीजंस, एंड ये स्टडी किया हुआ है, स्ट्रेस की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये काफ़ी लोगों को मालूम है। और इसीलिए आप ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर जो है, आप अगर देखोगे तो वन ऑफ द फैक्टर्स इज दैट यू विल सी अपने सिविलाइज मीनिंग सिटीज में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, गांवों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत रेयर है। उसका एक फैक्टर स्ट्रेस है, दूसरा फैक्टर है वो आप कभी भी खेतों में जाओ, एक बच्चा लटका हुआ लगता है, ब्रेस्ट मिल्क पीते हुए दिखता है, एक साल 2 साल वो पीते रहता है। आज 30 साल में हम देख रहे हैं, अगर मैं 100 ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन करता हूँ तो 98 जो कैंसर के पेशेंट हैं वो सिटी में रहने वाले हैं, ओनली 2% है। तो है ना लाइफस्टाइल से इम्पोर्टेंट। पर ब्रेस्ट फीडिंग से कैंसर कैसे लिंक्ड है? बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग जो है, मैंने जैसे बोला, ऑर्गन का अगर सही इस्तेमाल होना चाहिए। ब्रेस्ट का आपको क्यों दिया गया है, आपको ब्रेस्ट दिया गया है कि बच्चों को दूध पिलाएं, और दूध नहीं पिलाते हो टाइम पे, तो वो जो दूध के अंदर के कोई फैक्टर्स है, ये भी एक थियोरी है, प्रूवन कुछ भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का कारण इतने सालों से भी किसी को मालूम नहीं है। जीन है, ये स्ट्रेस है, दूध पिलाना नहीं है, ये है, जिसका मैरिज नहीं हुआ है उसको है। तो वन ऑफ द फैक्टर्स इज कि ब्रेस्ट अगर का मिल्क पिलाते हैं, ज़्यादा टाइम पिलाते हैं, तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली गो डाउन। तो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्रेस्ट के मिल्क में जो फैक्टर है, अगर पिलाया नहीं तो अंदर ही रहता है ना, तो उसमें से कोई फैक्टर्स है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओके, ये प्रूवन है। ओके सर, कैंसर के बारे में थोड़ा सा बात करते फिर से। 4 स्टेजेस होते हैं, हाँ। ओके, 4 स्टेजेस के बारे में भी बात करेंगे। आई फील कि हर भारतीय को ये जानना चाहिए, बहुत जरूरी है, एक कर्तव्य है आपका जानना, करेक्ट, क्योंकि आपके बॉडी के साथ भी हो सकता है। पर पहले मैं स्टेज 0 के बारे में जानना चाहूँगा। बराबर। मतलब आई एम श्योर कि आपके पास जितने भी पेशेंट्स आए अब तक, ठीक है, उनमें कुछ तो कॉमनैलिटी होगी प्री कैंसर। जैसे कि आपने कहा कि मोस्टली जो स्मोक करते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, दे आर मोर लाइकली टू गेट कैंसर। करेक्ट है। मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं अभी, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में, कुछ लोगों को जिनको मैंने डेट किया, ठीक है, मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है, स्क्रूटनी होती है, एट्सेट्रा। बहुत एंग्जाइटी है, स्पेशली मेरे एज के लोगों में। अक्सर उनके एंग्जाइटी और नर्वसनेस लेवल्स को देखकर, और ये शायद मेरे में नहीं है एक्सरसाइज और योगा की वजह से, डेफिनेटली थी जब मैं यंगर था, डेफिनेटली मेरे में भी नर्वसनेस थी, मैं ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, गुस्सा ज़्यादा। पर आई फील कि कुछ प्री डिसाइडिंग फैक्टर्स भी होते होंगे। मतलब आपकी बॉडी ना कैंसर होने से पहले आपको बताती है कि भाई ये देख, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। बराबर है। तो वो सिचुएशंस को थोड़ा ब्रेक डाउन कीजिए। बहुत रॉ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहा जाता है कि देखो, अगर आपको कॉन्स्टेंटली पिंपल्स हो रहे हैं, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो आपके लाइफस्टाइल में गलत है, बराबर है। कुछ तो है, आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाहती है। पिंपल्स एक एग्जाम्पल है। कुछ लोगों का गला हमेशा खराब हो जाता है, पेट हमेशा खराब होता है, तो आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाहती है, कुछ कह रही है, आप सुन रहे नहीं हो। एग्जैक्टली। तो ये स्टेज 0 के बारे में बताइए, स्पेशली जो लोग 20s में, बहुतों का स्टेज 0 चल रहा है, उन्हें पता भी नहीं कि चल रहा है, शायद 30s में 40s में कैंसर होगा। बराबर। तो ये स्टेज 0 के साइंस के बारे में बताइए, फिर स्टेज 1 और सब भी। आपने बहुत सही कहा। हमारा सबको यही कहना रहता है इंग्लिश में कि नो योर बॉडी, और लड़की लोगों को कहना रहता है कि आपके स्तन के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में जानकारी खुद की खुद रखो, डॉक्टर से भी ज़्यादा जानकारी आप खुद रख सकते हो। सो इसको स्टेज 0 जो आप बोल रहे हैं, उसको हमारी भाषा में प्री कैंसरस कंडीशंस बोलते हैं। और ये प्री कैंसरस कंडीशंस जो हैं, वो कभी आपके साइंस आपके सामने दिखते हैं। मुंह में छाले कंटिन्यूसली आने सही नहीं है, वाइट पैच आना सही नहीं है, मुंह के अंदर जबान पे आता है, गाल पे आता है। जो लोग खाते पीते हैं, जो सिगरेट या इसमें, या जो भी नहीं खाते उनको भी, या जिनका कंटिन्यूसली डायरिया होते रहता है, यानी उनके
जो स्टूल्स पास करने के, किसी को 1 दिन में हुआ, किसी को 4 दिन में हुआ, और वो स्टूल्स पास करने का और पर्गेटिव लेना पड़ता है, ये एक वार्निंग साइन है कि कुछ तो आपके बॉवल में प्रॉब्लम है। मतलब या तो रेगुलर डायरिया या रेगुलर कॉन्स्टिपेशन या कुछ ना, मीनिंग चेंज इन द बॉवल हैबिट्स। देन आप खाना खा रहे हो आराम से, लेकिन आपका वजन वैसे भी घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? बाकी कोई साइंस नहीं है, देखो कोई प्रॉब्लम है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। या कहीं भी आपको गांठी आए, यानी ट्यूमर के जैसा आए जो नहीं है इतने सालों में, या आपके यहाँ पे एक काले रंग का मोल है, वो सडनली बढ़ना चालू किया, लुक एट इट, इट इज गोइंग टू बी अ कैंसर। एक तिल जो आपके तिल बोलता है, वो अगर बढ़ना चालू किया तो उसको मेलानोमा होता है। तो वो आपको इंपॉर्टेंट चीज है। या आप सांस ले रहे हो और सडनली आपको लग रहा है कि नहीं, एक नाक से मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ, कितने दिन हुए, जाके देखो, क्योंकि अंदर उधर एक स्टेज 0 जैसा पॉलिप, यानी जैसे अपने को ग्रेप रहता है, द्राक्ष, यानी उसका जैसे उसको पॉलिप बोलते हैं, वो ऐसा अंदर पहले बढ़ता है, और उसको अगर हम उसी टाइम में डायग्नोज करें तो उसका रूपांतर कैंसर में नहीं होता है। या सिंपल चीज है लेडीज के लिए कि आज आपका महीना 28 दिन के बाद आने वाला है, 30 दिन के बाद आने वाला है, लेकिन आपको ब्लीडिंग हो रहा है बीच में ही और ये लगातार हो रहा है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, होना नहीं चाहिए, नॉर्मल तो होता नहीं है किसी को। संबंध रखने के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो रहा है तो कहीं तो रॉन्ग है, साइन है। लोग बोलते हैं नहीं होते रहता है, होएगा। या अपने पेनिस के ऊपर मेल्स में वहाँ पे भी छाले आते हैं, और ये छाले बहुत लोगों में आते हैं जिनके अलग अलग सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या वो पार्ट क्लीन नहीं रखते। तो इस एरिया में ये आपको अल्सर आ रहे हैं, वहाँ अल्सर आने नहीं चाहिए। अरे बॉडी दिखा रही है तुमको क्या हो रहा है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन 15 दिन में एक बार, नहाने के टाइम में हाथ को साबुन लगाओ, देखो दोनों तरफ में कई गांठियां लगती है कि नहीं, लगती है, नहीं लग रही, ये भी 0 स्टेज है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास। तो वार्निंग तो होते ही रहती है, और ये वार्निंग इसलिए आपकी खुद का शरीर के बारे में खुद को जानना है। आपको रोज का भूख बराबर लगना चाहिए, जो भी आपका रूटीन है उस रूटीन से 15-20 दिन ये रूटीन नहीं चल रहा है तो कुछ तो रॉन्ग है, कोई तो डायग्नोसिस रॉन्ग है, जाके टेस्ट कराओ। लेकिन क्या है ना, मन में हर टाइम एक डर रहता है। अगर मैं कैंसर सर्जन हूँ तो वो भी मेरे डर में, मेरे में अगर कुछ हो गया तो मेरे को लगता है जाके जांच करेंगे, लेकिन कैंसर निकला तो ये जो डर है ना, एक टाइम में वो डर आता है, लेकिन इमीडिएटली मन में आता है अरे मेरे को क्यों होगा, मैंने किसी का बुरा किया है, अरे बुरा करने से कैंसर होएगा तो सब गुंडों को होना चाहिए यार, तो नहीं होता है ना। बट सर बहुत सारे लोग ना महंगाई से डरते हैं कि यार टेस्ट महंगे होंगे, हॉस्पिटल में खर्चा होगा, आई थिंक हाँ बराबर है, वो डर होता है। पर जो सर्जरी में आपका खर्चा होगा, जो कीमोथेरेपी में आपका खर्चा होगा, वो लाखों गुना ज्यादा होगा। इसलिए आपको अब आपके प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बराबर है। आप सबका अपना, इंडिया वालों का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स यही है, वी आर लाइक फायर फाइटर्स। हम लोग जो कर रहे हैं ना सर्जरी, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आग लगने के बाद हम बुझा रहे हैं, बट आग लगने पहले ही इधर प्रिकॉशन लेते तो आग लगेगी ही नहीं, आग लगना ही नहीं चाहिए। थोड़ी सी आपकी बॉडी के बारे में बातें समझ लो, आग लगेगी ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो इसलिए स्टेज 0 इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू मेंशन इज करेक्ट। एंड ये प्रीचिंग करने का काम एक्चुअली हमारा नहीं है, ये प्रीचिंग करने का काम काफ़ी काउंसिलर्स का है, क्योंकि हमारे जो पिरामिड के जैसा है, हाँ, वी आर एट द टॉप ऑफ द पिरामिड ट्राइंग टू बी, कि फायर के एक्सटिंग्विशर, की आग लगी तो बुझाने वाले हम हैं, लेकिन आग लगना नहीं चाहिए। इसलिए काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो जितना प्रोपोगेट करोगे कि सिगरेट मत पियो या ऐसे साइंस देखो तो करो, लेकिन यही प्रोपोगेट नहीं होता ना। ओके जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं, बड़ा ट्यूमर हो चुका है, आप फिर निकाल रहे हो, उन सब में आपको एक कॉमनैलिटी तो दिखी होगी अदर देन स्मोकिंग। आपने कहा कि 80% स्मोकर्स होते हैं। स्मोकर यानी रिलेटेड टू टोबैको, गुटखा टोबैको, कहीं ना कहीं। तो कई लोगों को पूछा जाता है तो बोलते हैं नहीं, सिगरेट हम लोग पीते थे कॉलेज के डेज में, चेन स्मोकर थे, लेकिन 10 साल से छोड़ दिया, बट उसका कोई लेना देनी। एक बार स्मोकिंग किया तो यू आर प्रोन टू बिकम, हाँ, सो वन, एंड वहाँ पे भी WHO ने क्लियरली दिया है, लेस देन 5 सिगरेट्स पर डे इज नॉट एज मच एज रिस्क जो 5 सिगरेट से। इसका मतलब है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बट ये अभी जो जिसका है तो वो एक WHO का
खुद का लिखा हुआ है, जी लेकिन स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके कॉमनैलिटी क्या दिखती है इन सारे पेशेंट्स में जिनको एडवांस कैंसर हो जाता है? कुछ कॉमनैलिटी दिखती होगी आपको एज अ डॉक्टर? कॉमनैलिटी ऐसा है कि पहले स्टेज में जब दिखता है तो डर के वजह से, फाइनेंशियल कारण के वजह से ये लोग अप्रोच नहीं करते। ओनली 10% लोग ऐसे रहते हैं जिनका डायग्नोसिस अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 में हो जाता है, उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते और डायरेक्टली उनका ट्यूमर इतना एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है कि उनको समझने के पहले ही चौथे स्टेज में जाता है। लेकिन 90% में ये साइंस रहते हैं लेकिन आप देखते नहीं हो, और ये एंजाइटी की वजह से होता है या स्ट्रेस की वजह से होता है या फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से होता है, या लगता है कि बाबा अपने को ऐसा निकला तो क्या होगा, लेकिन समझते नहीं कि रुकने से आप स्टेज बढ़ा रहे हो। अगर पहले आते तो पैसा भी कम खर्च होता और ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाते। तो काफ़ी लोग फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह से कि उनको लगता है एक बार कैंसर की झमेले में पड़ गए तो बस 30-40 लाख तो गए आपने, ऐसा नहीं है। स्टेज 1 to 4 के बारे में बताइए सर। एक्चुअली कोई भी कैंसर स्टेज 1 या 2 में आए तो आज कोई भी कैंसर ले लो, कोई भी, यानी ऊपर से नीचे तक, मुंह का कैंसर ले लो, ब्रेस्ट का कैंसर ले लो, कोई भी, फेफड़े का कैंसर ले लो, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में 90% सर्वाइवल है। ये आज का कैंसर का सक्सेस स्टोरी है, 90% सर्वाइवल है। और टेस्टिस का कैंसर या ओवरी का जो कैंसर है उसमें तो 100% सर्वाइवल है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में आप आते हो तो 10 में से 9 पेशेंट ठीक होते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डायग्नोसिस करें। एक मिनट सर, साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो जो हमने कहा कि कैंसर बेसिकली आपके खुद के सेल्स की मल्टीप्लिकेशन बराबर है, बराबर। जैसे अगर बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गई उसका ये मतलब है कि कैंसर हो रहा है। उसका भी एक रूल है, हर कैंसर सेल, जब आपको एक सेल बढ़ता है तो एक का जब 2 होता है उसके लिए 2 या 3 हफ्ते लगते हैं। तो आप समझ लो कि, और 1 मिलियन सेल्स लीड्स टू 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर। 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर बनाने के लिए अपने को 10 लाख पेशियां चालू है और इसका डुप्लीकेशन होने के लिए 15 दिन लगता है। सो 2 सेंटीमीटर का जब होएगा वो 15 दिन में होएगा। इस मल्टीप्लिकेशन की वजह आई नो की लाइफस्टाइल है, बट साइंटिफिक बायोलॉजिकल तरीके से देखा जाए तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है उन सेल्स में? वो सेल्स में जैसे उनको इतना पावर मिलता है कि जो बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहते, एंड दे ग्रो एट अ फास्टर लेवल। इट इज़ लाइक अमीबा, इट इज़ लाइक कोरोना वायरस। वायरस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी नहीं है, उसको मारने की शरीर में क्षमता ही नहीं है, और वो क्षमता कम करने का काम जो है वो टोबैको करता है। कई लोगों में जीन्स होता है, जेनेटिक कारण भी होता है कि जेनेटिक वजह से आपकी वो सेल्स को मारने की क्षमता ही कम हो जाती है। तो ये जो स्मोकिंग और टोबैको हैबिट्स है वो आपकी इम्यूनिटी कम करते हैं, तो वो उनको मारने का जो आपको पावर चाहिए, जो आपकी आर्मी उसको मारना चाहिए, वो नहीं मारती, तो वो बढ़ते जाता है। मतलब मेरे जैसे इंसान में मैं बहुत हेल्थ का ख्याल रखता हूँ तो मेरी इम्यूनिटी भी है, हाँ। बीमार कम होता हूँ, हाँ, पर क्या मेरे अंदर भी कैंसर सेल्स हैं? नहीं नहीं नहीं, कैंसर सेल्स यानी नॉर्मल सेल्स है जो कैंसर के जैसे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया 30 साल इज़ नॉट अ स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ माई करियर। 30 साल में मेरा मीनिंग वी कैन काउंट द नंबर्स, इतने कम एथलीट्स और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल नहीं, जो अपने अरफ अच्छी तरह से देखते हैं और जिनकी आदतें अच्छी है, उनको कैंसर मैंने देखा ही नहीं है। आई एम नॉट ट्रीटेड अ पर्सन जो जिम में रोज जा रहा है, आई एम नॉट ट्रीटेड अ पर्सन की वॉज वेरी वेरी फेस्टिडियस कि क्या खा रहा है रोज का, नहीं होता है, बहुत कम लोगों में होता है। ओके पता है मेरे को 16 साल की उम्र में एक गॉल स्टोन हो चुका था कि मैं ख्याल नहीं रखता था अपनी लाइफ से, हर दिन फास्ट फूड खाता था, हर दिन। 16 साल की उम्र में इतना पेनफुल गॉल स्टोन हुआ, इतना दर्द हुआ, मेरे हड्डियां भी टूटे हैं लाइफ में। मैं जूडो प्लेयर था, पर जो पेन मुझे गॉल स्टोन की वजह से हुआ, एक वेकअप कॉल था 16 साल की उम्र में। तब से लेकर आज तक मैंने पूरी लाइफ को फिक्स कर दिया। करेक्ट है। इट्स बिन द बेस्ट थिंग। आई फील कि जब आपकी एजिंग एकदम स्लो हो चुकी है, इट्स सम पॉजिटिव साइन। इट इज एक्चुअली, मेरा तो कहना है लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी। Okay. 90% ऑफ द टाइम यू डोंट लव योर सेल्फ बिकॉज यू आर थिंकिंग द अदर पर्सन इज बेटर देन यू। ये रॉन्ग है। सर बहुत पहले मैंने एक थियरी पढ़ी थी, हम अभी भी स्टेज 1 to 4 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? मैंने एक थियरी पढ़ी थी आयोन्स के बारे में, कुछ नेगेटिव आयोन्स के बारे में। ये साइंटिफिकली प्रूवन थियरी? साइंटिफिकली प्रूवन थियरी है। नेगेटिव आयंस आर जनरेटेड। आयोन्स क्या होते हैं? Unfortunately, that is also the theory. The negative ions are generated by various factors.
पर होते क्या है आयंस? एक्चुअली इट्स लाइक व्हाट यू से, हार्मोन की जैसे है कि सेल का स्वरूप बदला जाता है। लेकिन आप जैसे मेकअप करते हो तो आप वैसे ही नहीं देखोगे, कल दाढ़ी लगाया मूछ लगाया तो आप अलग रहते हैं। तो ये सेल को पावर दिया जाता है और उनका शेप, ये इसके वजह से निगेटिविटी आती है वो सेल्स में। ओके। तो एक बहुत सिंपल सा है, ये साइंटिफिक आंसर नहीं है ये, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस। सो दे गेट द पावर, नेगेटिव आयंस, टू डिस्ट्रॉय। मैं engineering perspective से ions, I don't know now if physics के ions are also biological Okay. ions, maybe it will be. Basically अगर एक एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, नहीं सॉरी, आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, बेसिकली उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बदल बराबर। देते हो, तो फिर वो एटम मेरे ख्याल से एक आयन बन जाता है। आई बिलीव दैट इज हाउ इट इज। बट दैट करने के लिए जो केमिकल लगता है, वो केमिकल अपने बॉडी में आप खुद जनरेट करते हो या जीन्स जनरेट करता है। ये केमिकल रिएक्शन है। सो केमिकल रिएक्शन तो अपने आप नहीं होएगा, कुछ तो कारण रहना चाहिए। सो ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए या तो जीन रिस्पॉन्सिबल है, या आपके एडिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, या तो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है। दुर्भाग्य से मैं वापस वही स्ट्रेस पे आ रहा हूँ। बट दैट इज व्हाट आई मीन, इफ एट ऑल इसमें से कोई किसी को मैसेज मिले तो आप ये चीज़ें मत करो और स्टार्ट लविंग योर बॉडी। डू समथिंग विच विल बी कि जो आपके शरीर को मदद करे। एक्सरसाइज करो, अच्छा फूड खाओ, स्ट्रेस लेवल कम करो। एक दिन में नहीं होएगा जी, टाइम लगेगा, लेकिन है ना, आप हार्ट को संभालने के लिए क्या क्या करते हो, तो आप अपने शरीर को पूरा तरह से संभालो, हो जाएगा। ओके। तो बेसिकली स्टेज 1 to 4 का लॉजिक ये है कि वो सेल ग्रोथ की स्पीड के ऊपर बढ़ती है। डिपेंडेंट है। मतलब अगर स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है, मतलब आप स्टेज 4 तक पहुंच हाँ, गए हो। बट वो एक्चुअली ओनली 10% में दिखता है। ये Okay. स्लोली प्रोग्रेस होता है। ये कितना ओवर time? करीबन 1.5-2 महीना तो मिनिमम लगता है, और ये 1.5-2 महीना आपके पास हाथ में रहता है। तो नॉर्मली जैसे ही आपको एक छोटा सा गांठ आ गया तो आप उसको निगलेक्ट करेंगे, 2 महीने के बाद उसका डबल क्या 3 टाइम्स होने वाला है। सो फर्स्ट स्टेज का आपने यहाँ पे पैच आ गया, देख रहे हो, आपको छाले आ गए, आपको नमक वाली चीज़, नमकीन चीज़ वहाँ पे खाने में तकलीफ हो रहा है, आप नहीं जा रहे डॉक्टर के पास, 15 दिन ट्रीटमेंट लिया, नहीं आ रहे, छाला बढ़ने ही वाला है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज का एडवांटेज है वो अपने आप खुद डाल रहे हो। क्या है वो डर है, वो मन से निकालो, जो भी है फेस करो। अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर भी निकला, क्यों हम लोग इंसिस्ट करते हैं, चलो तुम्हारी में जीनेटिक्स है कि तुम्हारे फादर को है, आप खुद की माँ को नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप आपके बाप को नहीं सिलेक्ट कर सकते, माँ और बाप को दोनों को कैंसर है तो बच्चे को होने ही वाला है। बट देन एटलीस्ट कोशिश करो कि फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। अगर दोनों पेरेंट्स को है कैंसर तो तो पक्का, चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आपने खुद का ख्याल भी रखा तो भी हो सकता है, वो जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जेनेटिक कॉज, मैंने जैसे बोला कि 80% ऑफ द कैंसर्स जो है वो अपनी आदतों से होता है, और 20 कैंसर, अभी छोटा बच्चे में कैंसर क्यों होता है, तो जीन्स के वजह से होता है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होता है। ये वो उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। बट जो भी है वो फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में डिटेक्ट करो। जैसे हार्ट का बीमारी है, अभी मेरे पेरेंट्स को कभी जिंदगी में कोई हार्ट का बीमारी नहीं था। इट डजंट गिव मीन कि मेरे को नहीं आएगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेस लेवल और उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी, मेरे फादर बैंकिंग में जनरल मैनेजर थे, 9 से लेके 6 बजे तक काम किया, 6 बजे घर आ गए, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल नहीं थे। हम लोग तो रात को 12 बजे बजते रहता है, अरे उठो, ये पेशेंट ब्लीड हो रहा है, उसको अच्छा नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेस तो अलग है। तो ऐसा भी मैं नहीं सोच सकता कि मेरे पेरेंट्स को हार्ट का बीमारी नहीं तो मेरे को नहीं होएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स को हार्ट का बीमारी है तो मेरे को तो 100% आने वाला है, तो मैं ज़्यादा प्रिकॉशन लूँ। ओके। कमिंग टू स्टेज 3 and 4, आई एम अज्यूमिंग कि बेसिकली ट्यूमर की साइज बढ़ जाती है, पर स्टेज 4 में वो ट्यूमर के जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, बराबर है, करेक्ट? करेक्ट। और आपके नर्वस सिस्टम में, आई बिलीव, नर्वस सिस्टम में जाते हैं, लिवर में जाते हैं, लंग्स में फेफड़े में जाते हैं, देन अपने बोन्स में जाते हैं। क्या करते हैं वहाँ जाकर? वहाँ जाके वो ऑर्गन डिस्ट्रॉय करते हैं, और उनको बढ़ने के लिए खाना लगता है, तो वो आपके अंदर जाके पूरे ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लिवर का फंक्शन कम हो जाता है, लंग का फंक्शन कम हो जाता है, आपके बॉडी को अंदर से खा रहे। अभी लंग्स के जो इतने सेल्स है, सपोज आप समझ लो कि जगह इतना है, उस जगह में पूरे नॉर्मल सेल्स है, उनका आधा नॉर्मल सेल ये कैंसर के सेल ने भर दिया। वो सेल को मालूम नहीं है लंग का फंक्शन क्या है, वो लंग का फंक्शन नहीं कर सकते, तो आपको सांस लगना चालू हो जाता है। या लिवर में गए तो लिवर का काम क्या है कि आपका खाया हुआ फूड डाइजेस्ट करे, लेकिन आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता क्योंकि लिवर का आधा उसने भर दिया है।
तो डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं हुआ तो भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगा तो आपका वजन कम हो जाता है। तो इट्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट, ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। ये सेल्स का एक ही काम है कि जो अवयव है आपके नॉर्मल, उनका काम बंद करे, मशीन में जाके घुस जाए और लफड़ा करे, बस यही है। और इसकी वजह से, और कैंसर को सब लोग जो डरते हैं ना, वो इसलिए डरते हैं कि कैंसर के पेशेंट जब 4th स्टेज में जाते हैं या डेथ के सामने जाते, उनका ब्रेन इंटैक्ट रहता है। आपको हार्ट अटैक आ गया, आपको ब्रेन में कुछ हो गया, आपका माइंड कॉन्शियस नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? शरीर को जो यातना हो रही है वो समझता नहीं है। कैंसर में एंड तक वो यातना समझते रहते, बिकॉज योर ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। ब्रेन में बहुत कम कैंसर जाते हैं, लंग कैंसर हुआ वो जा, बाकी के कैंसर जाते नहीं। तो आपका मेंदू साबित है, यानी आपको सब समझ रहा है आपके शरीर को क्या हो रहा है, और ये पेनफुल है, इसलिए 4th स्टेज तक नहीं जाना चाहिए। बट ये डरावना काम नहीं है, बेसिकली दिस इज ऑल अवॉइडेबल, और अभी भी काफ़ी ड्रग्स आए हुए हैं। सो कैंसर अभी भी 1st स्टेज 2nd स्टेज में 90% क्यूरेबल है। एंड अपना जो जॉब है वो यही है कि पहले और 2nd स्टेज पे डिटेक्ट करें। एक कैंसर का ट्यूमर जब निकलता है, जो आपने कहा कि आप पील करते हो उसे, फिर एक कप में निकलता है, जब आप उसे देखते हो, इज इट अ बॉल ऑफ नेगेटिविटी? इट इज़ नॉट अ बॉल ऑफ नेगेटिविटी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लुकिंग एट इट। मेरे को हर ट्यूमर जब निकलता है तो मेरे को बहुत पॉजिटिव लगता है कि मैंने एक अच्छा काम एक आदमी के लिए किया। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ नॉट कि वो मेरे पास आए, एक सर्जरी हुआ, मेरे को पैसा मिल रहा है, ऐसा मेरा कभी सोच भी नहीं है। मेरा जब ऑपरेशन करता हूँ तो मैं अगर सोच के ऑपरेशन करूँ कि कितना पैसा मेरे को ये ऑपरेशन के बाद मिलेगा, तो मेरा ऑपरेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हर टाइम आप जब पैसे का सोचते हो ठीक नहीं होता। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगता है कि जो भी मैंने किया दिल से किया। कभी घर में जाके मेरे को कभी नींद नहीं आई कि नहीं, ये ऑपरेशन मैंने सही नहीं किया, क्योंकि हर ऑपरेशन में जान डालता है। मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब आता है, क्योंकि जो मरीज आपको काफ़ी एक्सपेक्टेशन के बाद आपके पास आता है, उसके लिए आपके बेस्ट एबिलिटी में, भगवान नहीं बन सकते, लेकिन बेस्ट एबिलिटी में किया है, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए। सो आई फील वेरी गुड कि इसका ट्यूमर मैंने बहुत सही तरह से निकाला। कभी कभी निगेटिविटी आती है जब हम पूरा ट्यूमर नहीं निकाल पाते, बहुत बुरा लगता है कि ये निकाल सकते थे, लेकिन क्या है कि वेसल को चिपका है या लिवर से चिपका है, नहीं कर सकते, आप ह्यूमन हो, आप गॉड नहीं हो, नहीं निकाल सकते। उस टाइम बहुत बुरा लगता है। बट ये सिचुएशन सिर्फ 5% टाइम में आती है। 95% ऑफ द टाइम मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मेरा एनर्जी लेवल वेरी हाई है, मेरे को 4 घंटे की नींद ठीक होती है, बिकॉज मैं भगवान के बारे में आसपास बोलता हूँ कि जो मेरे को अच्छा लगता है वो मेरे को रोज करने को मिलता है, और क्या चाहिए जिंदगी में। पैसा तो सबको मिलता है, लेकिन जिसके लिए, जिससे सबसे ज़्यादा, या आप रोज पॉडकास्ट करते हो, यू फील एनर्जेटिक, फाइन, सो यू आर हैप्पी, बट गॉड हैज़ गिवन यू अपॉर्चुनिटी टू डू दिस एवरी डे। गॉड हैज़ गिवन मी अपॉर्चुनिटी कि रोज मैं ऑपरेशन करूँ, अच्छा करूँ, जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। और दुनिया में क्या चाहिए, पैसा तो आते रहता है। तो पता, मैं लाइफस्टाइल को इतना हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब कीमोथेरेपी के बारे में बात करनी है। बनो एटलीस्ट जितना मैंने कीमोथेरेपी के बारे में जाना है मूवीज़ के थ्रू, रिश्तेदारों के थ्रू, मुझे डर लगता है उससे। आई डोंट नो अभी आज के ज़माने में 2023 में आई डोंट नो अगर रेलिवेंट ट्रीटमेंट है या नहीं, क्योंकि सुनने में आया कि ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आए हैं कैंसर के। आई नो कि अमेरिका में लोग THC ऑयल, CBD ऑयल को भी यूज़ करते हैं, बट दीज आर जस्ट फ्यू ट्रीटमेंट्स। फिर ayahuasca जैसे वो जो साउथ अमेरिका के ब्रूज होते हैं उन्हें यूज़ करने लगे। कीमोथेरेपी छोड़कर मिलिट्री में एक टर्म होता है कार्पेट बॉम्बिंग। मतलब अगर एक जंगल है और आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली जंगल में टेररिस्ट कहाँ है, तो आप पूरे जंगल को बॉम्ब कर दो। वो होती है कार्पेट बॉम्बिंग। जितना मैंने समझा है कीमोथेरेपी के बारे में, वो आपकी बॉडी की कार्पेट बॉम्बिंग होती है। एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट वर्ड। सो कीमोथेरेपी जो देते हैं वो यही है। पर क्यों, मतलब ये बहुत भयानक ट्रीटमेंट है। तो मैं हमेशा कैंसर के डॉक्टर से पूछना चाहता था कि ये एग्जिस्ट भी क्यों करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी जो आपके मन में है वो 20-25 साल पुरानी है। अभी जो कीमोथेरेपी आए हैं, तो कीमोथेरेपी की वजह से बहुत कम साइड इफेक्ट्स वाली कीमोथेरेपी। अभी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो दिखती है, या आप क्या मिली नाम का पिक्चर देखो, उसमें जया बहादुरी के बाल जाते हुए देखे हुए हैं, तो ये चेंज नहीं होने वाला। क्योंकि कीमोथेरेपी की जो दवाई है उसको समझता नहीं कि कैंसर के सेल्स कौन से हैं, रोज अपने शरीर में बढ़ने वाले कौन से पेशी है, तो सिर्फ बाल बढ़ते हैं या मुंह के छाले बढ़ते हैं।
तो आप कीमो देते हो तो बाल जाते हैं और छाले आते हैं। तो कीमो की दवा को समझता है कि जो सेल 1 का 2 होता है उसको मारो। कैंसर के सेल 1 के 2 होते हैं, हेयर 1 के 2 होते हैं, तो मारो। 25 साल पहले कीमोथेरेपी का दवा देने के बाद 3rd साइकिल तक पेशेंट पूरा आधा मर जाता था। लेकिन अभी दवा चेंज हो गई है, उसकी टॉक्सिसिटी चेंज हो गई है और उसके ऊपर की ट्रीटमेंट आई है जिसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी जो है इट हैज़ डन वंडर्स। जो सर्वाइवल की 70% 75% था, आज कीमो की वजह से 90-95% तक जा रहा है। और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन वो भी कम होने की दवा आज उपलब्ध है और उससे अच्छा इम्यूनोथेरेपी है। बट इम्यूनोथेरेपी इज इम्यूनोलॉजी इंक्रीज करने वाली थेरेपी। इम्यूनोथेरेपी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और उसकी वजह से वो क्या करती है, वो पावर देती है आपके खुद के शरीर को कि डिस्ट्रॉय करे। कैसे? वो एक केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अगर एक हेल्दी इंसान ने वो दवाई ली तो क्या होगा? नहीं, वो फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके शरीर में गंदे सेल्स है ही नहीं। हाँ। आपके सेल में गंदे सेल्स नहीं, इनको पावर दिया जाता है। देखो, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में फ़र्क ये है कि नॉर्मल सेल का फंक्शन वो ठीक तरह से करता है और ये जो है इसकी सोच ही अलग है। जैसे गुंडे जैसी सोच है कि मारना ही है, तो ये नॉर्मल आदमी नहीं है, तो उसको वो इम्यूनोथेरेपी मार सकता है, लेकिन ये नहीं मार सकता। तो नॉर्मल इम्यूनोथेरेपी का फ़ायदा नहीं, लेकिन आज इम्यूनोथेरेपी आई है, गोलियाँ आई है और बहुत अच्छा है। आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अपने बड़े बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनको देखो, उनको तो आप बच्चा भी हुआ, सेकंड बच्चा हुआ, अभी आपने पढ़ा होगा सेकंड बच्चा हुआ, उनको तो ट्रीटमेंट पूरा कीमो का चला, फिर भी सेकंड बच्चा अच्छी तरह से पैदा हुआ। सो कीमोथेरेपी के इमीडिएट साइड इफेक्ट्स तो है, लेकिन क्योर भी है। सो बैलेंसिंग एक्ट है, तराजू के जैसा है, बेनिफिट्स वर्सेस साइड इफेक्ट्स, इसका थोड़ा बैलेंस सही तरह से हो जाए तो हो जाता है। पर जो लोग कीमोथेरेपी लेते हैं पछताते हैं? कई लोग नहीं पछताते, 10% लोगों में पछताना पड़ता है क्योंकि उसका शरीर वो कीमोथेरेपी की दवा को इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है कि तकलीफ होता है। जैसे आप क्रोसिन की गोली ले लो, किसी को रिएक्शन आ जाता है, बट किसको रिएक्शन आएगा ये टेस्ट आज दुनिया में नहीं है। तो ब्लैंकेट जो आपने बोला ना, कारपेट बॉम्बिंग में अभी तक टारगेटेड थेरेपी जो है वो एक नया चीज है कि सिर्फ वो कैंसर के पेशी मारे जाएंगे। तो टारगेटेड थेरेपी जोरों से अभी आई है, लास्ट 20 ईयर्स में ऐसी ट्रीटमेंट आ रही है कि सिर्फ कैंसर के ही सेल्स को मारा जाए, नॉर्मल सेल्स को नहीं मारेंगे। नॉर्मल सेल्स को नहीं मारेंगे तो आपको रिएक्शन एबनॉर्मल कुछ नहीं आएगा, वॉमिटिंग नहीं आएगा, बाल नहीं जाएंगे। सो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये एंड जेनेटिक थेरेपी, ये फ्यूचर है अपने इसका, और ये प्रेजेंट आज लास्ट 5 साल से पूरी इंडिया में हो रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। बट कई पेशेंट्स, 10% पेशेंट में वायलेंट रिएक्शन आता है। कभी कभी कीमो की वजह से जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन उस ड्रग का क्या है वो कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। तो ये तो होता है क्योंकि आप टॉक्सिक ड्रग यूज़ कर रहे हो। और आप जो बोल रहे हो ना कि वीड का ट्रीटमेंट, टिबेटियन ट्रीटमेंट, अरे अपना इंडियन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, इसमें भी मिरेकल्स दिखे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एलोपैथी का पूरा डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च होता है। इनका अगर ये डॉक्यूमेंट करना चालू करें तो लोग विश्वास करना चालू करेंगे ना। ये एनेक्डोटल केस यानी 10 में से 1 में किसी को हो तो कौन बिलीव करेगा। बट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं और मैंने मेरी आंखों से 2-4 पेशेंट्स में पूरी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अच्छे हुए देखे। लेकिन ये एनेक्डोटल केसेस है, इसको हम रूल नहीं बना सकते, एक्सेप्शंस बना सकते हैं। ओके सर, थोड़ा आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं। मुझे याद नहीं इस पॉडकास्ट पे किसने ये चीज़ कही थी, पर मुझे ये बोला गया था कि फार्मा इंडस्ट्री इवॉल्व करते जाती है। मतलब जो नए मेडिसिन निकलते हैं, जो नए ड्रग्स निकलते हैं, वो एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री के R&D यानी कि उनके रिसर्च से निकल के आ रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ रिसर्च चल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अक्सर फार्मा इंडस्ट्री इंस्पिरेशन लेती है नेचर से। मतलब जो पेड़ पौधे हैं, जो आयुर्वेद है, जो यूनानी मेडिसिन है, वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर फिर ड्रग्स और बाकी के मेडिसिन बनाती है। तो आपने कहा कि आयुर्वेद का कुछ 1-2 सक्सेसफुल केसेस है आयुर्वेद के, आपने जस्ट कहा। हाँ, काफ़ी है एक्चुअली। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है, फॉर एग्जांपल एक वाइट कलर का फूल आता है सदाफूली करके, जी, आपको देखा होगा कि कहीं भी रास्ते पे ग्रो होता है, वो छोटे छोटे, उसको सदाफूली बोलते हैं मराठी में। तो उसका जो है, उसमें से जो वो काढ़ा बोलते हैं, यानी उसका आयुर्वेदिक, उसको जी, कूट जी, के जी। उसको बनाते हैं और वो देते हैं। तो वो जब देते थे ना,
तो ब्लड के कैंसर निकल जाते थे। फिर बाद में जब फार्मा इंडस्ट्री ने उसके ऊपर रिसर्च किया तो उसमें समझा कि उसमें एक ड्रग है विनक्रिस्टिन, जो आज कीमो का एक नंबर 1 ड्रग है। तो बताया नहीं था, आया तो आयुर्वेद से था जी। जैसे भी एर्सेनिक करके, एर्सेनिक एसिड, वो भी तो आयुर्वेद से आया है। क्या है एलोपैथी का, जब भी जो प्रोसेस है कि आपको ये प्रोसेस से जाना पड़ेगा, एक एलोपैथी मतलब जो जो हम medicine- रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो, जी। तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आयुर्वेद वाले भी लिखते, लेकिन इंफॉर्मेशन जितना शेयर करेंगे और अगर उनके पास ये सब केस रिकॉर्ड रखते हैं और साइंटिफिक जर्नल में यानी वैज्ञानिक जर्नल में अगर इसको हम पब्लिश करते हैं तो पब्लिक का विश्वास बैठेगा। हमारे पेशेंट्स को, हम काफ़ी पेशेंट्स को जिनको कीमो लेते हैं या सर्जरी करते हैं, उनको रिकवरी के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथी जरूर यूज़ करते हैं और हमने देखे हैं मिरेकल्स। बट ये कॉमन मैन के लिए हम अभी रेकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई लिखा हुआ पेपर नहीं है कि ये होगा। जी जी। अगर ये करेंगे तो हो जाएगा। ओके। पता है कुछ लोगों को विस्की बहुत अच्छी लगती है तो अक्सर विस्की के बारे में ज़्यादा बात करते बराबर हैं है। कि ये सिंगल मॉल्ट वो एटसेट्रा। किसी को बियर अच्छी लगती है तो बियर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। उसी तरह जिन लोगों को वीड अच्छा लगता है ना, वो वीड के बारे में बहुत ज़्यादा बात बराबर करते हैं। है। ये सच है। अमेरिका में अभी वीड लीगल हो चुका है, इसलिए वहां से ना THC ऑयल, CBD ऑयल के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, बट निकलते हैं। सीबीडी ऑयल के बारे में तो डॉक्यूमेंट्री है भी और प्रूवन भी है, मतलब कैंसर में रोल रहता है। रोल रहता है। इट इज़ फॉर पेरिफेरल कैंसर्स, यानी हाथ में पैर में जो छोटे छोटे गांठियाँ आती हैं वो Okay. जाती है उससे। बेसिकली गांजा जो प्लांट होता है, चरस कैनबिस, उसके अंदर एक एक्टिव मॉलिक्यूल होता है जिससे आपको नशा चढ़ता है, उसे कहते हैं THC, और एक और मॉलिक्यूल होता है CBD। तो मेरे अनुसार जितना मैंने जाना है इसके कैंसर रिलेटेड रोल में, आई बिलीव कि दोनों THC और CBD ऑयल का अलग अलग रोल रहता है। और research उसका निकला है। रिसर्च चालू है और एक मैंने भी पढ़ा था, लेकिन वो अभी तक हमारी जो मेडिसिन है जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं उसमें अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो देखे जाते हैं। वापस क्या है कि रोज नया नया चीज़ हो रहा है, मीनिंग ये प्रैक्टिस में रह के भी कि कैंसर के बारे में अपडेट रहना रोज का रोज बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। अभी कल की बात है कि मैं अभी इनको बोल रहा था कि अभी एक नया चीज़ आ रहा है कि मुंह में से जो आप एंडोस्कोपी करते हैं, दूरबीन डालते हो ना, तो डाल के अंदर सा कहीं आपका प्रॉब्लम है कि नहीं देखते हैं, तो ये अभी वर्चुअल हो गया है। यानी आपको वो भी करना जरूरी नहीं है। ऐसे टाइप के MRIs और ये आ रहे कि पूरा आपको 3D में आपका पूरा ऑर्गन दिखेगा। तो Okay. कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अभी ये तो हमने पढ़ा नहीं था, जो पढ़ा है वो हम प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि प्रैक्टिस में रोज इवॉल्व होना पड़ता है। तो ये काफ़ी चीज़ है। आप जो बोल रहे हैं वीड और ये सब, इसका काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन चालू है और ये शायद रिप्लेस भी करेंगे एलोपैथी को, बट अभी उसके बारे में एविडेंस नहीं है। जो रोगन नाम का एक बहुत बड़ा पॉडकास्टर है USA में, नंबर 1 पॉडकास्टर है वर्ल्ड के, वीट के बारे में बहुत बात करता है। आई थिंक कुछ लोग आए हैं उनके शो पर जिन्होंने कहा है कि देयर आर बिग स्टडीज Going रिलेटेड on. टू THC एंड CBD ऑयल, पर वो फार्मा इंडस्ट्री को एज अ विलन पोर्ट्रे करते हैं। बराबर है, नहीं करेंगे ना, क्योंकि दैट इज़ अ बेसिक, उनके डेंट आ जाएगा प्रॉफिट में, तो अभी वो नहीं करेंगे। बट करेंगे, कोई ना कोई तो ये करेगा। थोड़ा सा तीखा सवाल है, शायद कैंसर का क्योर लोगों को पता है पर वो पब्लिक से छिपाया गया है क्योंकि जो अभी कैंसर की ट्रीटमेंट है वहां से बहुत पैसे निकल रहे हैं। इज इट अ पॉसिबिलिटी? इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि फाइनली आप लोग सब समझ लो कि पूरा अपना जो है, ये जैसे इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय गोल्ड, कि जी। आपके पास गोल्ड क्या है, फॉरेन करेंसी क्या है, वैसा ही फार्मा इंडस्ट्री एंड द रिसर्च इज ड्रिवन, मीनिंग ऑल द रिसर्च इज ड्रिवन बाय फार्मा इंडस्ट्री and pharma, any research for that matter. So genuine researches are sometimes not coming forward, कि सामने नहीं आते क्योंकि उसमें फायदा नहीं है किसी का। ओके, मतलब जिन एरिया से पैसा निकलेगा वहां रिसर्च ज्यादा किया जाता है, क्योंकि या अलग भी बोल सकते हैं कि जिस रिसर्च के बाद में उसका रिटर्न मिलेगा उसमें ज्यादा पैसा डाला जाता है। कि रिसर्च भी महंगा होता है। करेक्ट, करेक्ट। कोई भी चीज देख लो, रोबोटिक सर्जरी देख लो, रोबोट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है क्योंकि रोबोट का सर्जरी का महंगा कॉस्ट है। अगर नहीं रहता तो कोई इन्वेस्ट क्यों करता है इसमें? तो टेक्नोलॉजी आगे जाती है तो हर चीज़ बुरी नहीं है,
इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, नए मॉलिक्यूल्स इसी के वजह से आते हैं। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल जब आता है तो फाइनल जो भी मॉलिक्यूल बनाता है गवर्नमेंट नहीं बना सकती, फार्मा इंडस्ट्री बनाएगी। तो सबको तो हम कर्स नहीं कर सकते। कुछ अच्छे मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, बट काफ़ी टाइम जिसमें प्रॉफिट है वही मॉलिक्यूल्स सामने आएंगे जब तक कि ऐसा रिसर्च ना हो कि जिससे ह्यूमन काइंड को फ़ायदा हो। अभी जो टैबलेट मैंने अभी बताया कि संडास की जगह का कैंसर है, उसका कॉस्ट आज $50,000 है, लेकिन वो रिवर्सल हो गया ना, पूरा रिवर्स हो गया। अभी मैंने जब मेडिसिन पढ़ा तो एक सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन करके ड्रग है, आजकल वो ₹4 में मिलता है, वो हमारे टाइम में 350 को मिल रहा था। डिमांड बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, तो ये होएगा ही। बट तब तक कंपनी ने प्रॉफिट तो निकाला ना रिसर्च मॉलिक्यूल का। सो ये तो लेन देन की बात है, तो ये होएगा। तो इसके बारे में एज अ डॉक्टर जो मेरे को लगता है वो सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करने वाले बाकी फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं। और इसमें से ये है कि प्रॉफिट तो सबको चाहिए, कौन बिना प्रॉफिट के काम करेगा, बताओ मेरे को। इंटरनेट फार्मा इंडस्ट्री को एज अ विलन देखती है। मैं नहीं मानता कि वो विलन्स है, उनका बहुत बड़ा रोल है हीलिंग में। डेफिनेटली विलनस लोग होंगे फार्मा इंडस्ट्री में शायद, जो पैसे बना रहे हैं। हर इंडस्ट्री मिक्स्ड होती है, ग्रे होती मिक्स्ड होती है, बराबर है। तो बस आई वुड लाइक टू लीव दिस फार्मा कॉन्वर्सेशन हियर, क्योंकि आई फील कि एक नहीं, अभी आपको एक एग्जाम्पल है, इंसुलिन जो है वो लिली करके कंपनी ने, अपना साइंटिस्ट ने बनाया, डॉक्टर खुराना। ये अपने इंडियन थे, लेकिन इंडिया में उनको किसी ने ज़्यादा कुछ रिसर्च करने के लिए पैसा नहीं दिया। वो गए इंडियानापोलिस करके यूएस में, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड का पहला इंसुलिन बनाया। इंडियन डॉक्टर थे, यहाँ पे इनको पैसा नहीं मिला ये रिसर्च करने के लिए। लिली नाम के कंपनी ने उसको पैसा दिया, उसने रिसर्च किया इंसुलिन पे। लिली ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन इंसुलिन तो आया ना, आज डायबिटिक लोगों के लिए संजीवनी बन गया। तो देयर आर गुड एग्जाम्पल्स एंड देयर आर बैड एग्जाम्पल्स, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद स्टेज 2 कैंसर तक पहुंच चुके हैं। आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ व्यूअर्स हु आर डीलिंग विद कैंसर राइट नाउ, जो शायद आपसे कभी लाइफ में मिलेंगे नहीं। आप उनसे क्या कहना चाहोगे, जो लोग कैंसर के साथ झगड़ रहे हैं अभी? बेसिकली मेरा यही कहना है कि आप कैंसर से झगड़ो, पूरी माइंड से झगड़ो, पॉजिटिविटी से झगड़ो, आपके डॉक्टर से करेक्ट सलाह लो, जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वो सही तरह से चलो। पार्ट 1 यानी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 का कैंसर 90% क्यूरेबल है। आपको 90% में सोचो, डोंट थिंक अबाउट दस 10%। रास्ते पे चलते हो तो एक्सीडेंट के बारे में मत सोचो, सही घर जाने का सोचो, और यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, आप ठीक हो जाओगे। बाकी कुछ नहीं ठीक करेगा, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड डेफिनेटली ठीक करेगा। डॉक्टर शैलेश, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। पॉडकास्ट मजा आया, एकदम मजा आया, एकदम मजा आया, एंड इट इज अ रियली अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। ऑनर टू लर्न फ्रॉम यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, और अगर मैं चाहता तो मैं ये कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करता, क्योंकि इंग्लिश में मेडिकल कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। पर मैंने सोचा कि ये टॉपिक, कैंसर का टॉपिक, भारत में ना इसकी एडुकेशन की ज़रूरत है। लोगों को कैंसर के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए, क्योंकि आप या आपका कोई क्लोज इंसान, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त डेफिनेटली एट सम पॉइंट कैंसर से गुजरेगा। अभी उस सिचुएशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप सिर्फ डॉक्टर से सीख सकते हो। टीआरएस पर एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स का फेस्टिवल आने वाला है, दैट्स व्हाट आई प्रॉमिस यू। ये 2024 का गोल है हमारा, तो बस फॉलो करते रहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू, और जनरली जितने भी मेडिकल कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। कीप इन टच, सीखो और खुद की हेल्थ को अपग्रेड करते जाओ। लॉट्स ऑफ लव, नमस्ते, सी यू सून।